हाँ जी, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक, कुशल मंगल। चलो जी, सीए इंटर के सभी स्टूडेंट्स, आज हमारा रिवीजन लेक्चर है बैंक ऑडिट को लेकर। तो चलिए जी, रिवीजन शुरू करते हैं बैंक ऑडिट की। ये जो असाइनमेंट क्लास में यूज हो रहा है इस वक्त, ये असाइनमेंट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में भी मिल जाएगा। चलिए जी, सबसे पहले बैंक ऑडिट के अंदर सबसे पहले हम आते हैं। भाई, बैंकों को ऑडिट कर रहे हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले जिन बैंकों को आप सबसे ज्यादा जानते हैं, दे आर कॉल्ड एज कमर्शियल बैंक। ये जितने आप बैंक सुनते हो जहाँ पे आपके खाते होंगे, ज्यादातर आप में से बच्चों के जो खाते होंगे, वो चाहे आईसीआईसी बैंक हो, चाहे एचडीएफसी बैंक हो, चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे कैनरा बैंक हो, चाहे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो, ये सब क्या है? कमर्शियल बैंक हैं। ठीक है, तो ये सभी के सभी कमर्शियल बैंक होते हैं और इनके मेन फंक्शन क्या है? पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और पब्लिक को लोन्स वगैरह ग्रांट करना। तो ये हमारे कमर्शियल बैंक। फिर आते हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में, आप में से शायद कई बच्चों के पास ऐसे भी होगा जहां पर जिनके खाते होंगे इन रीजनल रूरल बैंक्स के पास। जैसे आप एग्जांपल देखेंगे, पंजाब ग्रामीण बैंक, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, मतलब आपको गांव में ये कई ब्रांचेस इनकी नजर आ जाएंगी, जो कि लोकल रूरल एरिया जो होता है ना, वहां की जो बैंकिंग जरूरतें हैं, तो प्रधानमंत्री जनधन खाते जो हैं, ऐसे बैंकों में बहुत खुलते हैं। ठीक है, चले थर्ड आते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स। नाम से ही पता लग रहा है कोऑपरेटिव, मतलब ये किस लिए बनाए जाते हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बनाए जाते हैं। जहां पर एक मॉडल है ना कि जहां बहुत सारे किसान मिलकर एक जगह पर खेती करते हैं और उस प्रोड्यूस को आपस में बांट देते हैं और उसे बेचा जाता है। तो फिर ये जब बेचा जाता है तो सारा पैसा कहाँ पे आता है? एक कोऑपरेटिव बैंक में ये लोग खाता खुलवाते हैं। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्रों के बैंक्स जो हैं, जो कि फार्मर्स वगैरह की मदद के लिए डिफरेंट स्कीम्स लगाते रहते हैं, दे आर कॉल्ड एज कोऑपरेटिव बैंक्स। चले, इवन दो दे फंक्शंस लाइक अ कमर्शियल बैंक्स, मतलब ये भी डिपॉजिट वगैरह एक्सेप्ट करते हैं, ये भी लेंडिंग वगैरह का काम करते हैं, मगर ये कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स पे बनाए जाते हैं। यानी कि गांव में जो किसान आपस में कोऑपरेटिव करके एक कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह के रूप में खेती करते हैं ना, तो ये खाते नॉर्मली यहाँ इन बैंक्स वगैरह के अंदर खुलवाए जाते हैं। और ये मतलब ये किस प्रिंसिपल पे ऑपरेट करते हैं? दे ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के प्रिंसिपल पर ही ये बैंक्स काम करते हैं। फिर आते हैं अगले बैंक जो आजकल आप सुनते रहते हैं, अमेजॉन बैंक या फिर पेटीएम, ये सब ये कहाँ से आ गई? दे आर कॉल्ड एज पेमेंट बैंक्स। इन्हें क्या कहता है, कहा जाता है? पेमेंट बैंक्स। चाहे आपका एयरटेल पेमेंट सिस्टम हो गया या पेटीएम सिस्टम हो गया या फिर व्हाट्सएप का जो पेमेंट सिस्टम हो गया, तो ये सब के सब पेमेंट बैंक्स में कहलाते हैं। देयर आर न्यू टाइप्स ऑफ द बैंक विच हैव बीन रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड बाय द आरबीआई। दे आर अलाउड टू एक्सेप्ट द रेस्ट्रिक्टेड डिपॉजिट्स। मतलब रेस्ट्रिक्टेड डिपॉजिट मतलब कुछ सर्टेन लिमिट तक ही डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। हालांकि पेटीएम के लाइसेंस पे अब सवाल उठ गया है, बट दे कैन नॉट इशू लोन एंड क्रेडिट कार्ड्स। ये रेज करने की पावर इनके पास नहीं है। इसके लिए सेपरेट पावर आपको केवल इस बैंकिंग लाइसेंस से आपको ये पावर नहीं मिल सकती। ठीक है जी। हालांकि कस्टमर यहाँ पर करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं, प्लस इनके डेबिट कार्ड्स भी आते हैं, इंटरनेट बैंकिंग वगैरह भी हो सकती है, परंतु पूरी तरह से ये बैंक्स नहीं होते हैं। एंड दे कैन नॉट इशू लोन्स और क्रेडिट कार्ड वगैरह। हालांकि अगर आपका ओवरड्यू हो जाए तो इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं, बट बाकी पूरे बैंकिंग फंक्शन इनके पास नहीं होते। ठीक है, आगे फिर आते हैं एक डेवलपमेंट बैंक, जो कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में मदद करते हैं, लाइक आईडीएफसी, लाइक एलआईसी। आईडीएफसी की अगर मैं बात करूं तो आईडीएफसी, लाइक स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी, ये सब कहां पर आते हैं? ये सब डेवलपमेंट बैंक्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। और आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो माइक्रो लेवल पे फाइनेंस करते हैं, मतलब दूर दराज के एरिया में, ग्रामीण एरिया में, वो छोटे छोटे एरियाज के अंदर जाके जो छोटे छोटे मतलब बिल्डिंग्स के अंदर ये बैंक्स बने होते हैं, जो कि वहां पर जो ग्रामीण एरिया में जो व्यापारी हैं, जो व्यापारी वर्ग जन्म ले रहा है ना, ये उसकी मदद करने के लिए बैंक बनते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल लाइक स्मॉल एंड माइक्रो बिजनेस यूनिट्स, यानी कि ये बनते तो बिजनेसमैन की मदद करने के लिए हैं, बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। फॉर एग्जांपल आपने अपने घर पे फैक्ट्री लगानी है तो ये बैंक उसमें मदद करेंगे। आपने अपने घर पे कोई मशीन लगानी है कपड़े बनाने की, कपड़े सिलने की, तो फिर ये बैंक्स उसमें मदद करेंगे। दे आर फॉर्म्ड विद सच पर्पस। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स कहलाते हैं। बड़ा मुश्किल है पेपर में क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स कौन कौन से होते हैं। अगर ऐसा पूछ भी लेता है
तो इनमें से हर एक का एग्जांपल्स ध्यान रख लेना और हेडिंग ध्यान रख लेना। अंदर का कंटेंट अपनी लैंग्वेज में भी लिखोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फिर अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भाई साहब सारे बैंकों का बाप तो एक ही है, जिसका नाम क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मतलब ये क्या है, ये रेगुलेटर है, सारे बैंकों का रेगुलेटर। चाहे जितने भी बैंक्स की आपने ऊपर चर्चा की, सबके सब रेगुलेटर कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो मैं कह सकता हूं द फंक्शनिंग ऑफ द बैंकिंग इंडस्ट्री इज रेगुलेटेड, अंडरलाइन कर देना कीवर्ड्स, द फंक्शनिंग ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री इज रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारत का सेंट्रल बैंक भी है। सर एक हमारे देश में एक और बैंक भी तो है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भाई उससे कंफ्यूज मत हो जाना। वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक अलग बैंक है जो कि आरबीआई की औलाद है बाकी बैंकों जैसे, बट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया व्हेन वी से व्हिच इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री, द आंसर इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो वो कंफ्यूज मत होना सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से। आगे, आरबीआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, हाँ जी, आरबीआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, किस लिए रिस्पॉन्सिबल है आरबीआई, डेवलपमेंट एंड कीवर्ड्स मार्क कर लेना, सुपरविजन। अब आरबीआई किस लिए रिस्पॉन्सिबल है ये ज्ञान आपको पता है, बट क्योंकि ऑडिट के चैप्टर में आया है तो वहां पे कुछ कीवर्ड्स जो हैं वो आपको ध्यान रखने हैं बस, वरना अदरवाइज आरबीआई के फंक्शन में आपसे पूछूं तो 50 फंक्शन, तो मेरे ख्याल से 50 ज्यादा बोल दिया, 10 फंक्शन तो लिख ही दोगे। चलिए, किस लिए रिस्पॉन्सिबल है आरबीआई, तो डेवलपमेंट एंड सुपरविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट, कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है एजेंट्स, जो किसी चीज को आगे बढ़ाते हैं, काम को, किस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, ऑफ द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम लाइक बैंक और एनबीएफसी। तो यानी कि डेवलपमेंट एंड सुपरविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, ये इसका काम है, किसका काम है, आरबीआई का, आरबीआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। फिर डिटरमाइनिंग इन कंजंक्शन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर क्या मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसीज डिसाइड करना, ये आरबीआई का काम है। फिर रेगुलेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ द कमर्शियल एंड अदर बैंक्स, जरा आंखें बंद के रिकॉल करना, फटाफट आंखें बंद करके रिकॉल करने की कोशिश करो। डेवलपमेंट एंड सुपरविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, डेवलपमेंट एंड सुपरविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, पहला रोल। दूसरा, डिटरमाइनिंग इन कंजंक्शन with the central government the monetary and credit policy of the country, और तीसरा regulating the activities of the commercial and the other rural banks वगैरह, सबके बैंक्स वगैरह के फंक्शंस वगैरह यही डिसाइड करते हैं, उनकी एक्टिविटीज को यही डिसाइड करते हैं। एक बार आंखें बंद करके दोबारा से कोशिश करो खुद याद करने की, एक बार, डेवलपमेंट एंड सुपरविजन ऑफ किस चीज का, वर्ड है कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। दूसरा बोलो, डिटरमाइनिंग इन कंजंक्शन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ इंडिया, और तीसरा, डिटरमाइनिंग द एक्टिविटीज ऑफ अदर बैंक्स, ठीक है, रेगुलेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ अदर बैंक। फिलहाल इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द आरबीआई, हाँ जी, आरबीआई के कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, आइएगा इंपॉर्टेंट फंक्शंस पे आते हैं। तो ऊपर वाला कौन सा था, आरबीआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, नीचे इंपॉर्टेंट फंक्शंस फॉर, हाँ जी। पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, इशुएंस ऑफ करेंसी। आपके हाथों में जो नोट है उस पर लिखा तो होता है कि मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, आई प्रॉमिस टू पे अ सम ऑफ ₹100 टू द बियरर ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। तो यानी कि क्या है, करेंसी इशू करने का काम कौन कर रहा है, आरबीआई कर रहा है। फिर रेगुलेशन ऑफ द करेंसी इशू, कितनी करेंसी इशू करनी है और इन्फ्लेशन को कैसे मैनेज करना है, ये सारे काम कौन करता है, आंसर इज आरबीआई करता है। और कौन करता है, फिर एक्टिंग एज अ बैंकर टू द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, भाई सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को भी अगर लोन वगैरह चाहिए तो कहां से मिलेगा, यही अरेंज करेगा। एंड एक्टिंग एज अ बैंकर टू द कमर्शियल एंड अदर टाइप्स ऑफ द बैंक, सब बैंकों का बाप कौन है, यही तो है, यही तो है, और कौन है, ठीक है ना। तो पढ़िएगा, issuance of currency, regulation of the currency, banker to the center or state government and bankers to the other banks। क्लियर हो गई इतनी बात। चलिए, इसके अलावा आरबीआई मैं कह सकता हूं कि इन सभी बैंकों की एक्टिविटी को रेगुलेट भी करता है। यस 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 यस। अच्छा, कोई भी बैंक, भारत में कानून है, कोई भी बैंक अगर अपनी कोई ब्रांच भी खोलना चाहता है तो फिर तब तक नहीं खोल सकता जब तक उस ब्रांच का लाइसेंस आरबीआई से ना मिल जाए। आजकल ब्रांच
का लाइसेंस देते हुए आरबीआई की कंडीशन है कि अगर आप एक शहर में ब्रांच खोलना चाहते हो तो पहले आपको 3 ब्रांचें रूरल एरिया में खोलनी पड़ेंगी। ये आजकल लाइसेंस देने का फंडा बनाया हुआ आरबीआई ने। तो फिलहाल इंपॉर्टेंट फंक्शंस सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई नए ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। ये सारा ब्रह्म ज्ञान वो है जो आपको आता है। करेंसी इशू करना, करेंसी को रेगुलेट करना, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बैंक्स के रूप में काम करना, दूसरे बैंकों के बैंक्स के रूप में काम करना, दूसरे बैंकों की एक्टिविटीज को मैनेज करना, ये सारे इसके काम है आरबीआई के। और कोई भी बैंक अपनी कोई भी ब्रांच नहीं ओपन कर सकता जब तक आरबीआई से उसको लाइसेंस प्राप्त ना हो जाए। तो ये आरबीआई के सारे फंक्शंस हैं। और आगे बढ़ सकते हैं, चलिए। अब आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स टू बी इशूड। बैंकों के केस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स इशू होती रहती हैं। अब वो कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट है, देखिएगा। एक रिपोर्ट तो ऐसी है जो कि उन बैंकों में इशू होगी जो कि बैंक्स कंपनी के रूप में है। फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, यानी कि हर बैंक जो कि कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड है, वहां पर क्योंकि कंपनीज एक्ट लग जाएगा। और कंपनीज एक्ट में एक सेक्शन है, सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज आई, जो कहता है कि आपको एक रिपोर्ट बनानी पड़ेगी कि इंटरनल फंक्शन कैसे चल रहा है ओवर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन केस ऑफ अ बैंक विच आर रजिस्टर्ड एज अ कंपनी। इंटरनल कंट्रोल के ऊपर ये तो सारे रिपोर्ट करते होंगे ना, हाँ सभी रिपोर्ट करते हैं। इंटरनल कंट्रोल के ऊपर रिपोर्टिंग सबकी होती है। तो रिपोर्ट ऑन द एडिक्वेसी एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, एडिक्वेसी एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल, क्या ये सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 की रिक्वायरमेंट है? यस, ये रिपोर्ट सबको बनानी पड़ती है। तो क्योंकि ये बैंक्स कंपनी है तो इनको भी बनानी पड़ती है, ठीक है ना। क्लियर हो गई इतनी बात? आगे बढ़ते हैं। तो पहली रिपोर्ट तो हो गई, वो रिपोर्ट जो कि 143(3) में मेंशन है। दूसरा LFAR, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है बैंकों के केस में। फिर तीसरा SLR, जो आपकी SLR रिक्वायरमेंट है, उसका कंप्लायंस हुआ है कि नहीं, उसके ऊपर रिपोर्ट। नेक्स्ट, बैंक के ट्रेजरी ऑपरेशन। भाई बैंकों का ट्रेजरी ऑपरेशन, हर बैंक का एक डिवीजन होता है जिसे कहते हैं ट्रेजरी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास बैंकों में कई ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं। अब क्योंकि वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम करते हैं आपके क्लाइंट, तो फिर अब मान लीजिए आपके क्लाइंट ने एक्सपोर्ट किया और डॉलर का भाव था 85 रुपए का, मतलब 85 रुपए का $1 आता था। अब इतने में डॉलर का भाव जो है 80 रुपए आ गया। तो जो आपका एक्सपोर्टर क्लाइंट है उसका तो नुकसान हो गया ना, उसके तो 5 रुपए कम हो गए, क्योंकि जब उसने माल बेचा तब 85 रुपए का डॉलर था, और जब माल आ रहा है, पेमेंट आ रही है, तो 80 रुपए का डॉलर है, तो उसका तो नुकसान हो गया। तो फिर ऐसे में क्या करते हैं बैंक्स, अपने क्लाइंट को कहते हैं कि अपना हेजिंग करवा लो। हेजिंग में क्या होता है, बैंक्स कहते हैं आप हमें एक प्रीमियम पे करो, प्रीमियम पे करने पर जो भी नुकसान होगा, अगर डॉलर का भाव नीचे गया, आप एक्सपोर्टर हो तो डॉलर का भाव नीचे गया, आपको नुकसान नहीं होने देंगे, हम आपको 85 के रूप से पेमेंट करेंगे, आप हमें प्रीमियम पे कर दो। इसे कहते हैं हेजिंग। ये हेजिंग कौन करता है? हर बैंक के अंदर एक ट्रेजरी होता है, वो करता है। तो फिर रिपोर्ट ऑन वेदर द ट्रेजरी ऑपरेशन ऑफ द बैंक हैज बीन कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शन इशूड बाय द आरबीआई। तो ये जो ट्रेजरी है ये काम कैसे करता है? एज पर द आरबीआई डायरेक्शन काम करता है। तो फिर इसके ऊपर भी रिपोर्ट आएगी कि क्या ट्रेजरी ऑपरेशन आरबीआई के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक सही ठीक ठाक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। फिर जो आरबीआई ने गाइडलाइंस बनाई हुई हैं इनकम रिकॉग्निशन की, कि इनकम कम रिकॉग्नाइज होगी, एसेट क्लासिफिकेशन की और प्रोविजनिंग से रिलेटेड जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की डिफरेंट गाइडलाइंस है, क्या उनका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा। फिर रिपोर्ट आएगी किस पे? अगर कोई भी सीरियस इरेगुलरिटी नोटिस की गई है इन द फंक्शनिंग ऑफ द बैंक, इस चीज पे फिर रिपोर्ट आएगी किस पर? अगर कोई फ्रॉड वगैरह हुआ है बैंकों में, येस बैंक ऐसे कोई फ्रॉड हुए हैं तो उनके ऊपर भी रिपोर्ट आएगी। फिर अगर मान लीजिए कोई एडवर्स क्रेडिट डिपॉजिट रेशो है किसी रूरल एरिया में, मतलब जितना डिपॉजिट आया नहीं उससे ज्यादा आपने लोन दे दिया है, तो इसे कहते हैं एडवर्स क्रेडिट डिपॉजिट रेशो, तो फिर उसके ऊपर भी रिपोर्ट आएगी। तो ये वो सारी रिपोर्ट है जो कि बैंकिंग सिस्टम में जनरेट होती है। एक बार ध्यान से रिकॉल करने की कोशिश करो। अगर कोई बैंक कंपनी के रूप में है तो उसका इंटरनल कंट्रोल के ऊपर इफेक्टिवनेस एंड द इम्प्लीमेंटेशन एडिक्वेसी एंड द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल के ऊपर रिपोर्ट, जो कि सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 की रिक्वायरमेंट भी है।
सेकंड फिर लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट, फिर तीसरा कंप्लायंस विद द एसएलआर रिक्वायरमेंट, फिर उसके बाद रिपोर्टिंग ट्रेजरी ऑपरेशन के ऊपर रिपोर्ट की क्या वो आरबीआई की गाइडलाइंस को पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा, फिर उसके बाद इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन और प्रोविजनिंग के नॉर्म्स क्या वो आरबीआई के मुताबिक चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, फिर उसके बाद फ्रॉड से रिलेटेड रिपोर्ट, सीनियर इरेगुलरिटी से रिलेटेड रिपोर्ट, फिर उसके बाद एडवर्स क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो से रिलेटेड रिपोर्ट, ये सारी की सारी रिपोर्ट इशूड की जाती है बैंकों के केस में। ठीक हो गई इतनी बात भी। चले उसके बाद हम अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट ना ग्लोबल पॉइंट है, कहता है जी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अकाउंटिंग सिस्टम इन द बैंक्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अकाउंटिंग सिस्टम इन द बैंक्स। अभी आपके लिए पॉसिबल नहीं है, बड़ी सीधी सी बात कहूँ, कि आप इतना बड़ा पैरा याद कर लो। आपको कहीं ना कहीं ट्रिक खेलनी पड़ेगी। अब वो ट्रिक कैसे खेलनी पड़ेगी? ट्रिक है कि कुछ की इंपॉर्टेंट वर्ड्स बना लो, उनके आगे पीछे के वर्ड्स अपने आप बना लेना, क्योंकि इतना बड़ा पैराग्राफ स्टडी मटेरियल ने तो दे दिया कि भैया हाँ बच्चे याद करेंगे अपने आप, पर एज इट इज थोड़ा ना याद हो सकता है यार, थोड़ा मतलब क्या कमाल की बात कर दी तुमने, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो इसलिए जो की वर्ड्स है उनको मार्क करना, कीवर्ड्स मार्क करना, उनको अंडरलाइन भी कर दिया ना वहां पर। ठीक है, तो चलिए जी ये ट्रिक कैसे करेंगे तो मैं थोड़ा सा आपको सिखा रहा हूँ, बहुत इजी सा है। मतलब अगर मैं कहूँ कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अकाउंटिंग सिस्टम इन द बैंक, तो आपके दिमाग में क्या आता है? फटाफट दिमाग में बताओ, इस टाइम दिमाग में क्या आ रहा है? ऑडिट का चैप्टर है, ऑडिटर को भी इन्वॉल्व करके रखो। और अब मुझे बताओ दिमाग में क्या आया? एक जमाना था जब बैंकिंग फिजिकल फॉर्म में की जाती थी, फिजिकल रूप में की जाती थी, बैंकों में बड़ी बड़ी लाइनें लगती थी, बट आज की डेट में ऑनलाइन बैंकिंग का जमाना है। नेट बैंकिंग के थ्रू आज पेमेंट इधर से उधर ट्रांसफर करते हो, तो वॉल्यूम भी ट्रांजैक्शन का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। फिर उसके बाद कहीं भी बैठे हुए किसी भी ब्रांच में आप अकाउंट को एक्सेस कर सकते हो। तो इसके कारण मतलब बैंकों में इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है। तो आज की डेट में अगर आप ऑडिट के रूप में, ऑडिटर के रूप में बात करें, तो क्या ऑडिटर को भी इन सब चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए? बैंकों में जो नई टेक्नोलॉजी आई है, क्या उसे उनका भी ध्यान होना चाहिए? यस। बट ऑडिटर, अगर मान लीजिए इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी आई है, उस टेक्नोलॉजी से रिपोर्ट जनरेट हो रही है, क्या ऑडिटर जैसे ही रिपोर्ट जनरेट हो रही है वैसे ही उन्हें एक्सेप्ट कर ले, या उनको क्रॉस चेक करके भी देखे? क्रॉस चेक करना चाहिए। अब मैंने आपको कोई बहुत बड़ा ज्ञान दिया नहीं, एक्चुअल में इसमें ये लिखा यही हुआ है और कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो मैं बस कीवर्ड्स आपको मार्क करवा रहा हूँ। कीवर्ड्स के बेसिस पे आप इधर उधर की लैंग्वेज अपने आप खुद बना सकते हो। अगर इस पे आधारित कोई क्वेश्चन आता है तो मैं कीवर्ड्स आपको मार्क करवा रहा हूँ, देखिएगा आएगा। कहता है जी देयर हैज बीन अ सी चेंज इन द बैंकिंग एज द यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड इट्स कंटिन्यूअस इवोल्यूशन। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। Sea change in the banking due to the use of the technology and its continuous evolution has enabled the bank to reach their customer in providing them the convenience and comfort of anytime, anywhere banking. Use of technology has enabled the bank in providing convenience and comfort of anywhere, anytime banking by letting them access to their information and data on the real time basis. आपने जैसे ही बैंक में कोई पेमेंट की, इमीडिएटली आप देख सकते हो आपके अकाउंट से डिडक्ट हो गई, इमीडिएटली आप क्या देख सकते हो कि आपके अकाउंट में पेमेंट आ गई। ये सब कुछ आप इमीडिएटली देख सकते हो। यस, सब सारा गेम इमीडिएटली चलेगा। यस, ये कीवर्ड्स मार्क कर रहा हूं, ध्यान रखना, सब कीवर्ड्स मार्क हो रहे हैं और कुछ नहीं। There has been a sea change in the banking due to the use of technology. Use of technology की वजह से, use of technology has enabled the bank in providing the convenience and comfort of anywhere, anytime banking by letting them access to the information on the real time basis. ठीक है जी, आगे। क्योंकि आज कस्टमर को इजीली एक्सेस है, हर एक के हाथ में मोबाइल है, मोबाइल के ऊपर मोबाइल डेटा है, मोबाइल डेटा पे फ्री इंटरनेट एक्सेस कर सकता है। Many customer having access to the internet and mobile connectivity, monetary transaction बहुत जल्दी हो जाती है भाई साहब। IMPS देखो, 3 तरीके से फंड ट्रांसफर होता है, एक RTGS, एक NEFT और एक होता है IMPS। IMPS तो ऐसा होता है कि ये क्लिक किया, यहां पे पैसा आ गया।
जैसे पेटीएम से आता है ना, बारकोड स्कैन करके जैसे पैसा भेजते हो, बिल्कुल आईएमपीएस पे वैसे ही होता है, 2 लाख रुपए तक इमीडिएटली भेज सकते हो। फिर वही तो कह रहा है, कहता विद मेनी कस्टमर हैविंग एक्सेस टू द इंटरनेट एंड मोबाइल कनेक्टिविटी, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन फ्रॉम इंसेप्शन, शुरुआत से फिनिश तक एक्सपीडिशियस हो गई है थ्रू ई बैंकिंग, बहुत तेज हो गई है, बहुत तेज हो गई है आज के डेट पे। ठीक हो गई इतनी बात भी? बताओ कोई भी दिक्कत यहां तक? ठीक है, आगे अगली बात, अगली कीवर्ड्स कौन सा है मेरे पास? कहता है जी ट्रांजैक्शन इन द बैंक्स। अब देखो जी, ज्यादा से ज्यादा लोग बैंकों से जुड़ गए हैं आज की डेट में, ज्यादा से ज्यादा लोग आजकल नेट बैंकिंग यूज करते हैं, तो फिर ट्रांजैक्शन वॉल्यूमनेस हो चुका है, मतलब बहुत बड़े लेवल पे हो चुका है। यस, द ट्रांजैक्शन इन द बैंक हैव बिकम वॉल्यूमनेस एंड इट नीड टू बी इंश्योर्ड। हाँ जी, तो एक जिम्मेदारी भी जन्म लेती है कि भाई सारे का सारा सिस्टम सिक्योर्ड रहे, पूरी तरह से मेंटेन रहे, पूरी तरह से कंट्रोल में रहे। फॉर एग्जांपल, एक जमाने में आरबीआई क्या करता था, सॉरी आईसीआईसीआई बैंक क्या करता था, आईसीआईसीआई बैंक कहता था आप दूसरे वाले व्यक्ति का अकाउंट नंबर डालो, अकाउंट नंबर डालो, पेमेंट कर दो, क्लिक कर दो, बस खत्म हो गई बात। आज की डेट में क्या होता है, आज की डेट में अगर आप उसे पेमेंट करना चाह रहे हो तो पहले आपके मोबाइल पे एक पासवर्ड आता है, वो पासवर्ड जब आप डालोगे तभी आप पेमेंट कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। तो यानी कि नए नए कंट्रोल सिस्टम इन प्लेस किए जा रहे हैं फ्रॉड वगैरह को बचाने के लिए। बड़ी सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो आप नेट बैंकिंग में घुसना चाहते हो तब भी पासवर्ड, लॉगिन करना चाहते हो तब भी पासवर्ड, फिर उसके बाद पेमेंट करना चाहते हो तब भी पासवर्ड, फिर उसके बाद आप ऐसे ही किसी के अकाउंट जोड़ के पेमेंट नहीं कर सकते ऑन द स्पॉट। एक और कंट्रोल बैंकों ने डाला हुआ है, आप जानते होंगे, अगर आप बैंकों में किसी को भी पेमेंट करना चाहते हो तो पहले आपको उसका पेई के रूप में ऐड करना पड़ता है। जब वो पेई के रूप में ऐड होता है तो आपके ईमेल पर प्लस आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे कंफर्मेशन आती है कि ये व्यक्ति का नाम ऐड हो चुका है, अब आप इसे पेमेंट कर सकते हो, परंतु इमीडिएटली नहीं, आधे घंटे बाद। यानी कि अगर आपको किसी ने किडनैप भी कर लिया तो कम से कम आधे घंटे तक किडनैप करना जरूरी है, फिर जाके अब आप उसे पेमेंट इनिशिएट कर सकते हो। यहां पर एचडीएफसी बैंक का अलग ही खेल है, वो कहता है पहली बार में तो मैक्सिमम 25,000 रुपए ही भेजने देंगे हम आपको, पहली बार में मैक्सिमम 25,000, फिर 24 घंटे बाद आप 25,000 से ज्यादा भेज सकते हो। हालांकि यहाँ आईसीआईसीआई बैंक लीनियंट है, वो कहता है जितना मर्जी भेज दो फिर रजिस्टर्ड होता ही। मगर यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक भी क्या करता है, वो कहता है, आईसीआईसीआई बैंक कहता है अगर आप पहली बार किसी को पेमेंट कर रहे हो तो आपके डेबिट कार्ड के पिन पूछ लेता है वो, मतलब उसमें ना हर डेबिट कार्ड में ABCDEFGH में हर एक को नंबर मिले होते हैं, तो वो आपसे नंबर पूछ लेता है आईसीआईसीआई बैंक वाला। तो मतलब इतने तरीके के कंट्रोल डाले हुए हैं बैंकों ने, क्यों? क्योंकि इतना वॉल्यूम बढ़ चुका है ट्रांजैक्शंस का। तो इट नीड टू बी इंश्योर्ड दैट इन द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग, ट्रांसमिशन, स्टोरेज ऑफ द इंफॉर्मेशन और डेटा, integrity is optimally maintained and control system ensure that same is free of the error, omission, irregularity and fraud. ठीक हो गई इतनी बात भी? तो इसलिए आज की डेट में जरूरी है कि भाई जैसे जैसे चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे लोग फ्रॉड के नए नए तरीके निकालते जा रहे हैं, वैसे वैसे बैंक का मैनेजमेंट भी कॉन्टिन्यूसली अपने प्रयत्न, इंडीवर मतलब प्रयत्न करता रहे कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम उनका रॉबस्ट रहे, सेफ रहे और सिक्योर रहे और आसान भी रहे, कन्वीनियंट भी रहे। मीन टाइम आपने इसको भी ध्यान रखना है कि कन्वीनियंट भी रहना चाहिए फॉर द कस्टमर, क्योंकि कन्वीनियंट ना हुआ तो बैंक आपको छोड़ के किसी और के पास चले जाएंगे। अब हम आते हैं ऑडिटर के लिए। लो जी, अब ऑडिटर के क्या क्या रोल हैं इस पूरी पिक्चर में, ऑडिटर का क्या रोल है, चलिए देखते हैं। कहता है जी कंप्यूटराइज एनवायरनमेंट की अगर मैं बात करूं तो आज की डेट में क्या ये पॉसिबल है कि ऑडिटर को कंप्यूटर की अकल ना हो? तो भैया फिर तो घर बैठ, लोटा उठा, चल हरिद्वार, बोल जोर जोर से हर हर गंगे। इट इज इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव मतलब कंपल्सरी है कि ऑडिटर फेमिलियर होना चाहिए एंड फेमिलियर एंड सेटिस्फाई विद ऑल द नॉर्म्स एंड पैरामीटर्स एज पर द एप्लीकेबल आरबीआई गाइडलाइंस। पहली बात तो ऑडिटर को हर आरबीआई गाइडलाइंस की, बैंक ऑडिट करने जा रहे हो आपको आरबीआई गाइडलाइंस का नहीं पता, तो वही बात हो रही है कि कंपनी ऑडिट करने जा रहे हो, कंपनी का नहीं पता, कंपनीज एक्ट का नहीं पता, ठीक है ना। तो यानी कि ऑडिटर को हैज टू मेक इंश्योर कि भाई ये जितने भी आरबीआई गाइडलाइंस हैं
और जितनी भी आरबीआई गाइडलाइंस है, फॉर एग्जांपल आरबीआई गाइडलाइंस है कि 90 दिन के बाद अगर डिफॉल्ट चलता है किसी अकाउंट में तो वो अकाउंट एनपीए क्लासिफाई हो जाएगा। तो ऑडिटर को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो आरबीआई की गाइडलाइंस हैं ये सारी की सारी सिस्टम के अंदर इनकॉर्पोरेट की हुई हैं। 90 दिन के अंदर ऑटोमेटिकली अकाउंट एनपीए क्लासिफाई हो जाना चाहिए। ऑडिटर को ये चीजें देखनी पड़ेंगी। ठीक है। इन द कंप्यूटराइज एनवायरमेंट इंपेरेटिव है कंपल्सरी ऑडिटर के लिए कि वो फेमिलियर रहेगा विद ऑल द आरबीआई नॉर्म्स, प्लस उसे इंश्योर करना पड़ेगा कि दे आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द सिस्टम दैट जनरेट द इंफॉर्मेशन और डेटा। उसको ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि हाँ जिस सिस्टम के अंदर ये सब कुछ इनकॉर्पोरेट हुआ पड़ा है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर ऑडिटर तुम एक अजम्पशन नहीं ले सकते कि जो भी सिस्टम ने रिपोर्ट जनरेट की है वो भगवान की रिपोर्ट है और एकदम सही होगी, नहीं। तो क्या मैं कह सकता हूं कि आपको एविडेंस प्राप्त करने ही करने पड़ेंगे कि सिस्टम ड्रिवन रिपोर्ट सही है या नहीं है। यस। अगली बात, हमने कॉन्सेप्ट समझा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का। तो ऑडिटर आपको जो अकाउंटिंग सिस्टम से, जो कंप्यूटराइज सिस्टम से भी रिपोर्ट जनरेट हो रही है ना, वहां पर भी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म लगा के ही चलना पड़ेगा। यानी कि वहां पर भी शक की सुई घूमती रहनी चाहिए जो ये कहे कि पता नहीं ये रिपोर्ट सही होगी या नहीं, पता नहीं ये रिपोर्ट के ऊपर और कंफर्म मतलब इस रिपोर्ट के ऊपर विश्वास करना चाहिए या नहीं। तो फिर इसलिए ऑडिटर तुम्हें मैनुअली इनको चेक करके देखना चाहिए, केवल उस रिपोर्ट के ऊपर विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। क्लियर हो गई इतनी बात? लो जी, तो ये ऑडिटर का रोल हो गया इन द अकाउंटिंग सिस्टम्स इन द बैंक्स। क्लियर? बढ़ सकते हैं आगे? चलिए जी, अब हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं। बैंक ऑडिट अप्रोच। हाँ जी, अब ये पॉइंट कहता है कि मान लीजिए आप एज अ ऑडिटर बैंक ऑडिट करने जा रहे हैं तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। ऑडिट शुरू करते हुए आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, ये पॉइंट ये बताता है कि क्या अप्रोच होनी चाहिए। चलिए जी, देखना शुरू करते हैं कि क्या अप्रोच होनी चाहिए जी। तो जब आप बैंक का ऑडिट करने जाएंगे तो सबसे पहला सवाल, ड्राइंग एन ऑडिट प्लान। आपको एक ऑडिट प्लान ड्रॉ करना पड़ेगा। ये तो हर ऑडिट में करना पड़ता है, तो आपको बैंक ऑडिट में भी करना पड़ेगा। जब आप ड्रॉ करेंगे ऑडिट प्लान तो किन किन बातों का ध्यान में रखेंगे, किन किन बातों को। ऑडिट प्लान जब ड्रॉ करेंगे तो बेस्ड ऑन होना चाहिए कोरा, CORA, मतलब कोरा, CORA। ठीक है जी, कोरा, C स्टैंड फॉर कंप्लायंस। पिछली ऑडिट रिपोर्ट के बेसिस पर, पिछली रिपोर्ट के बेसिस पर किस लेवल का कंप्लायंस हुआ है, आपको ये प्लान करना है। मतलब प्लानिंग जो है हमेशा हम जानते हैं पिछले ऑडिट से शुरू होती है, तो पिछले ऑडिट, पिछले रिपोर्ट में जो आपने सजेशन दी थी उनका कितना कंप्लायंस हुआ है। दूसरा O, बैंक का ऑपरेशन का लेवल क्या है और नेचर क्या है, मतलब कौन कौन सी काम बैंक करता है। फॉर एग्जांपल क्या फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड काम भी होते हैं, क्या ट्रेजरी से रिलेटेड काम भी होते हैं, और किस लेवल के काम हो रहे हैं। नेक्स्ट, रिस्क, एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल कितना है और कितना रिस्क इन्वॉल्व है। और एडवर्स फीचर, मतलब कौन कौन से ऐसे काम हैं जो वहां पे गड़बड़ हो रहे हैं, गड़बड़ होने की मतलब मटेरियल मिसट्रीटमेंट होने की संभावना है जहां पर। तो ये है ऑडिट प्लान बेस्ड ऑन द कोरा। C मतलब कंप्लायंस, O मतलब ऑपरेशंस का लेवल क्या है और ऑपरेशंस का नेचर क्या है, कौन कौन से ऑपरेशंस हो रहे हैं। R मतलब तो रिस्क इन्वॉल्व क्या है बेस्ड ऑन द एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल। एंड A मतलब एडवर्स फीचर क्या क्या है जिस ऑडिट के लिए आप जा रहे हो वहां पर। फिर उसके बाद आता है सेकंड, कंट्रोल एनवायरनमेंट। अच्छा, पहले मैं ऑडिट प्लान की बात कर लेता हूँ। ये रहा हमारा पहला पॉइंट, ऑडिट प्लान, ड्राइंग एन ऑडिट प्लान। हाँ जी, जिसमें नेचर एंड लेवल ऑफ ऑपरेशन की बात की जाएगी, एडवर्स फीचर्स की बात की जाएगी, कंप्लायंस बेस्ड ऑन द प्रीवियस रिपोर्ट की बात की जाएगी, और ऑडिट रिस्क की बात की जाएगी बेस्ड ऑन द एडिक्वेसी ऑफ द इंटरनल कंट्रोल। ठीक है जी। उसके बाद आता है सेकंड पॉइंट, कहता है जी कंट्रोल एनवायरनमेंट ऑफ द बैंक। पहले में हमने ऑडिट प्लान ड्रॉ करने की बात की है, अब हम कंट्रोल एनवायरनमेंट की बात करते हैं। कंट्रोल एनवायरनमेंट की जब मैं बात करता हूं तो कंट्रोल एनवायरनमेंट किस लिए, पर्पस क्या है, टू मिटिगेट द रिस्क, ताकि रिस्क को कम किया जा सके। अब बैंकों में कंट्रोल एनवायरनमेंट किस किस चीज को लेकर, फॉर एग्जांपल सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज को लेकर। अच्छा, बैंकों में ना 2 डेस्क होते हैं, एक फ्रंट डेस्क, एक बैक एंड डेस्क। एक फ्रंट डेस्क जो मतलब कस्टमर से इंटरेक्शन करता है, और बैक एंड मतलब जो पीछे प्रोसेसिंग करते हैं डेटा की। ठीक है ना। तो फ्रंट डेस्क पे कौन बैठेगा, बैक एंड पे कौन बैठेगा, ये इससे रिलेटेड ये कंट्रोल एनवायरनमेंट का पार्ट है। दूसरी बात, वेरिफिकेशन, किसी भी ट्रांजैक्शन का वेरिफिकेशन और उसके अप्रूवल करने का प्रोसीजर क्या है। अगर
बैंक्स में लिमिट सैंक्शन हो रही है ओवरड्राफ्ट वगैरह की, तो सेटिंग अप ऑफ लिमिट कैसे की जाती है, सिस्टम के अंदर लिमिट कैसे सेटअप की जाती है, ये सब कंट्रोल एनवायरनमेंट का पार्ट है। नेक्स्ट, अगर आप किसी को कोई एक्सेप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, एक्सेप्शन मतलब मैंने कहा जी 4 बजे के बाद बैंक नहीं खुलेगा, 4 बजे के बाद कोई कैश की ट्रांजैक्शन नहीं होगी, किसी को कैश नहीं मिलेगा, परंतु मैंने अपनी ब्रांच से एक स्पेसिफिक अप्रूवल ली। मैंने कहा मुझे हरिद्वार जाना है और मुझे 5 बजे कैश चाहिए आपकी ब्रांच से, क्योंकि मैं हरिद्वार पहुंचूंगा ही 5 बजे। उन्होंने कहा सर मुश्किल है। मैंने कहा अप्रूवल लो। टॉप मैनेजमेंट के पास एक मेल गई, उस मेल पे उनका अप्रूवल आया, तो क्या मुझे 5 बजे कैश मिल जाएगा? हाँ। तो ऐसे इन्हें कहते हैं एक्सेप्शंस, जो कि आप नॉर्मल बैंक्स के फंक्शन से अलग होके कोई आप अप्रूवल ले रहे हो, तो रिपोर्टिंग उस अप्रूवल की, उस एक्सेप्शन की कैसे होगी एंड अप्रूवल ऑफ एक्सेप्शन कैसे होगा। तो ये सब कंट्रोल एनवायरनमेंट का पार्ट होता है, तो आपको इन चीजों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। कंट्रोल एनवायरनमेंट एट द बैंक कैसे है, तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक हो गई थी बात। और आते हैं थर्ड पे, नेचर ऑफ द क्वेश्चन। नेचर ऑफ द क्वेश्चंस मतलब अब आपको एज एन ऑडिटर कुछ सवाल अपने आप से वहां जाकर पूछने हैं, मतलब और बैंक वालों से भी पूछने हैं। वो क्या क्या सवाल हैं, चलिए देखना शुरू करते हैं। पहला सवाल, हु मतलब कौन परफॉर्म करता है कंट्रोल को। कंट्रोल किसी भी बैंक में कौन परफॉर्म करता है, फॉर एग्जांपल कैश काउंटिंग वगैरह कौन कर रहा है, या सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज वगैरह कौन कर रहा है, ये सवाल आपको पूछना है। और क्या इस व्यक्ति के पास सफिशिएंट नॉलेज एंड अथॉरिटी है टू परफॉर्म द कंट्रोल। हु, पहला सवाल। पूरी WH फैमिली आ रही है यहाँ पर। व्हाट, हाँ जी, व्हाट, क्या एविडेंस है कि यह कंट्रोल परफॉर्म किया गया है, क्या एविडेंस है कि ये कंट्रोल परफॉर्म किया गया। 4 बजे के बाद अगर किसी को कैश दिया गया है तो फिर बताइए एक्सेप्शन कहाँ है, उससे रिलेटेड कंट्रोल आपने कहाँ एक्सरसाइज किया है। फिर व्हेन एंड विद व्हाट फ्रीक्वेंसी द कंट्रोल इज परफॉर्म्ड, मतलब ये जो आप कंट्रोल एक्सरसाइज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मैं सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज की बात करता हूँ, तो ये जो ड्यूटीज का सेग्रीगेशन है ये कितने टाइम में हो रहा है। क्या जो फ्रंट डेस्क पे बैठा है वो फ्रंट डेस्क पे बैठा है, क्या वो बैक एंड प्रोसेसिंग की भी उसको नॉलेज है। अगर किसी दिन बैक एंड वाला नहीं आया तो फ्रंट डेस्क बैक एंड नहीं संभाल सकता। तो फिर व्हेन, हु, व्हाट, और आगे बढ़ते हैं वेयर। वेयर, ये जो भी आप कंट्रोल वगैरह एक्सरसाइज कर रहे हो, इससे रिलेटेड जो एविडेंस वगैरह हैं वो कहाँ पर स्टोर किए जाते हैं, एविडेंस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कंट्रोल कहाँ रिटेन किए जाते हैं, और कितने लंबे समय तक उन कंट्रोल्स, उन एविडेंस को कि मतलब जो फॉर एग्जांपल टॉप मोस्ट बॉसेस की जो अप्रूवल आई थी 4 बजे के बाद कैश निकलवाने की, कितने टाइम तक उन एविडेंस को रिटेन किया जाता है, और क्या ये एविडेंस अवेलेबल है फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट। ऑडिटर क्या इन्हें चेक कर सकता है कि नहीं। फिर नेक्स्ट, वाई इज द कंट्रोल बिंग परफॉर्म्ड, कोई भी पार्टिकुलर कंट्रोल किस लिए एक्सरसाइज किया जा रहा है, उसके पीछे का कोई रीजन तो होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको क्लाइंट को 4 बजे के बाद भी कैश निकालने की परमिशन दे रहे हो तो पीछे कोई तो रीजन होगा, ठीक है ना। चले, व्हाट टाइप्स ऑफ एरर और प्रिवेंटेड और डिटेक्टेड थ्रू द परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्रोल। नेक्स्ट, हाउ इज द कंट्रोल परफॉर्म, पूरी WH फैमिली और कुछ नहीं। हाउ इज द कंट्रोल परफॉर्म्ड, व्हाट आर द कंट्रोल एक्टिविटीज। अच्छा, क्या मैं कह सकता हूं कि ये सब इंटरनल कंट्रोल के अंदर पढ़ा नहीं हुआ आपने। कंट्रोल एक्टिविटीज डिफरेंट कौन कौन सी हैं। कैन द एक्टिविटीज बी bypassed, कैन द bypass if any be detected, हाउ इज द कंट्रोल परफॉर्म्ड, ओवरऑल इंटरनल कंट्रोल किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है, बैंक की कंट्रोल एक्टिविटीज किस तरीके की है, मतलब इन्वायरमेंट ऑफ द बैंक किस तरीके का है। क्या ये जो बैंक की कंट्रोल एक्टिविटीज हैं इनको सरपास कर सकते हो, मतलब इनकी ऐसी तैसी कर सकते हो, और अगर ऐसी तैसी आपने इनकी कर दी तो क्या उसको डिटेक्ट किया जा सकता है। ये सब भी ऑडिटर तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा जब आप ऑडिट की तैयारी कर रहे होगे वहां पर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट होएगा इंगेजमेंट टीम का डिस्कशन। अच्छा, इस पे सवाल कैसे आ सकता है, क्या इस पे पूरे का पूरा सवाल आ सकता है। हाँ, पूरे का पूरा सवाल भी आ सकता है कि बैंक ऑडिट की अप्रोच बताइए पूरी की पूरी, परंतु वो सवाल 6 से 7 नंबर का बनना चाहिए। और इंडिविजुअल पॉइंट के ऊपर भी सवाल आ सकता है। हाँ, इंडिविजुअल पॉइंट के ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है वो ये वाला बनता है, इंगेजमेंट टीम के अंदर डिस्कशन वाला पॉइंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट पॉइंट बनता है अगर वो इंडिविजुअल सवाल पूछना चाहेगा तो। ठीक है जी, चलो जी। तो इंगेजमेंट टीम के डिस्कशन में क्या क्या आता है, सबसे पहले तो इंगेजमेंट टीम क्या होता है। इंगेजमेंट टीम वो टीम है जो कि ऑडिट करने के लिए गई है। क्या कई बार ऐसा होता है कि इस एंगेजमेंट टीम में एक्सपर्ट की भी जरूरत पड़ती है। यस, तो आउटसाइड एक्सपर्ट जो इनवाइट किया जाता है तो वो भी एंगेजमेंट टीम का ही पार्ट बनता है। यस
तो यानी कि जो भी व्यक्ति ऑडिटर की तरफ से ऑडिट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग द एंगेजमेंट पार्टनर प्लस द एक्सपर्ट्स जो बाहर से आया है, इसकी डेफिनेशन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो ये मिलाकर बनते हैं एंगेजमेंट टीम। अब ये एंगेजमेंट टीम कहता है कि एंगेजमेंट टीम कोई भी ऑडिट शुरू करने से पहले, बैंक ऑडिट शुरू करने से पहले आपस में डिस्कशन करती है, एंटिटी के बारे में समझती है, उसके इन्वायरमेंट के बारे में समझती है, पॉसिबल मिसस्टेटमेंट क्या क्या हो सकती है उनके बारे में समझती है। तो ये तो नॉर्मल डिस्कशन है, ये तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई खास चीज तो नहीं है इसमें से। अगली बात, बट अब यहाँ पे ये पॉइंट कहता है एंगेजमेंट टीम जब डिस्कशन करेगी तो उसके डिस्कशन में कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे। हाँ, ये तो बेसिक डिस्कशन थी जो कि ऐसे 315 वगैरह में भी आपको हर जगह मिल जाएगी। अब ये स्पेसिफिकली हो गया है, कुछ पॉइंट स्पेसिफिकली जो एंगेजमेंट टीम के डिस्कशन में यहाँ दे रखे हैं, वो पॉइंट कौन कौन से हैं देखिएगा। ये पॉइंट्स हैं डिफरेंट, इनको ना एक छोटा सा ये कोड देख लेना। कोड कहाँ गया, ये रहा, मीरा, मीराज। तो ये जो एंगेजमेंट टीम की डिस्कशन होगी, इसमें क्या क्या बातें कंसीडर की जाएंगी। पहला, डिफरेंट मेथड्स ऑफ फ्रॉड जो कि इस बैंक के एम्प्लॉइज परपिट्रेट कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं डिफरेंट मेथड्स ऑफ फ्रॉड। ई, एरर्स, वो एरर्स जो लाइकली टू अकर हैं। ई, अगेन वो एरर्स जो कि पिछले साल अकर हुई थी। फिर रिस्पॉन्स टू द डिफरेंट रिस्क, जब डिफरेंट रिस्क आपके सामने आएंगे तो उसके लिए ऑडिट टीम का रिस्पॉन्स क्या क्या रहेगा। फिर उसके बाद अलर्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, अलर्ट फॉर द इंफॉर्मेशन विच मे इंडिकेट द पॉसिबल मिस स्टेटमेंट। फिर उसके बाद स्केप्टिसिज्म आपको मेंटेन रखना पड़ेगा थ्रू आउट द ऑडिट। तो जो ऑडिट टीम, एंगेजमेंट टीम की डिस्कशन होगी, उसके अंदर मीरा के ऊपर डिस्कशन होगी, मीराज, ध्यान रखना, ठीक है जी। तो मेथड्स ऑफ फ्रॉड जो कि परपिट्रेट किए जा सकते हैं बैंक एम्प्लॉयज के द्वारा। ई, एरर लाइकली टू अकर, ई, एरर जो लास्ट ईयर में हुई थी। आर, रिस्पॉन्सेस जो कि डिफरेंट रिस्क, जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क में ऑडिट टीम रिस्पॉन्स करेगी। फिर ए, अलर्ट फॉर द इंफॉर्मेशन जो कि इंडिकेट करेगी मटेरियल मिस स्टेटमेंट है। और लास्ट में स्केप्टिसिज्म आपको मेंटेन करना पड़ेगा थ्रू आउट द ऑडिट, ठीक है जी। आगे, तो ये एंगेजमेंट टीम के डिस्कशन का पार्ट है, ठीक है जी। और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ऊपर वाला इतना पोर्शन करना और नीचे वाला एंगेजमेंट टीम के डिस्कशन का पार्ट कर दिया आपने। उसके बाद सबसे लास्ट पॉइंट है कि ये जो एंगेजमेंट टीम आपस में डिस्कशन कर रही है, इसका कोई फायदा है। यस, बिल्कुल फायदा, कमाल कर दी, जान मांगी होती, बिल्कुल फायदा। अच्छा, फायदा क्या है, कहता है जी इससे डिस्कशन से स्पेशल एम्फेसाइज पता लगता है कि कहाँ कहाँ पर ससेप्टेबिलिटी, मतलब गड़बड़ होने की संभावना ऑफ द बैंक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू द मटेरियल मिस स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड। मतलब कहाँ कहाँ पर बैंक्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ससेप्टेबिलिटी है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो मिस स्टेटमेंट होने की संभावना है ड्यू टू फ्रॉड, इससे ये पता लगता है, ठीक है ना, इस डिस्कशन से कि कहाँ कहाँ एरर्स लाइकली टू अकर, हमने बात की ना। फिर विच में इनेबल द एंगेजमेंट टीम टू कंसिडर द अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स, ताकि उस मतलब एरर के ऊपर रिस्पॉन्स कैसे करेंगे तो वो भी डिस्कशन में पता लग जाएगा। आगे, इट फर्दर इनेबल द एंगेजमेंट पार्टनर टू डेलीगेट द वर्क। हाँ जी, अगर लग रहा है कि बैंक में गड़बड़ ज्यादा है तो एक्सपीरियंस मेंबर टीम में लिए जाएंगे, नहीं तो हल्के फुल्के नए लोग भी लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट, द ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर में रिव्यू द नीड टू इनवाइट द स्पेशलिस्ट। किसी स्पेशलिस्ट बैंक ऑडिट के व्यक्ति को बुलाने की जरूरत भी है या नहीं है, इससे ये भी पता लग सकता है, ठीक है। चले जी, और आगे बढ़ना शुरू करते हैं। आगे मेरा पॉइंट है इनकम रिकॉग्निशन पॉलिसी। अब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे ही आने की संभावना है, ये वाला पॉइंट। अब देखो जी, इनकम रिकॉग्निशन पॉलिसी ये क्या कहता है, ये पॉइंट क्या कहता है, कहता है जी अगर मान लीजिए, अगर मैं बात करता हूं किसी एनपीए से अराइज होने वाली इनकम की, तो एनपीए से अराइज होने वाली इनकम एक तो नॉन परफॉर्मिंग अकाउंट है, तो फिर उस पर इनकम कब होगी, एक्रूअल बेसिस पे नहीं, क्योंकि उससे तो इनकम आएगी या नहीं आएगी ये भी नहीं पता, तो इसलिए एक्रूअल बेसिस पे इनकम रिकॉग्नाइज नहीं होगी। तो उस पर इनकम रिकॉग्नाइज कब होगी, जब वो रिसिप्ट होगी, यानी कि एक्चुअल रिसिप्ट बेसिस पे रिकॉग्नाइज होगी। तो यानी कि इनकम फ्रॉम एनपीए इज नॉट रिकॉग्नाइज ऑन द एक्रूअल बेसिस बट इज बुक्ड एज द इनकम व्हेन ओनली इट इज एक्चुअली रिसीव्ड। इसे बाद में भी चल के डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद आगे आता है फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ जी, फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये जो बैंकों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसका फॉर्मेट वगैरह क्या होगा,
कि इस पे डील कौन करता है, सेक्शन 29। सेक्शन 29 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट डील करता है कि फॉर्म एंड द कंटेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द बैंकिंग कंपनीज क्या क्या होगा। अच्छा, ये जो सेक्शन है दिस इज आल्सो एप्लीकेबल तो सभी के सभी नेशनलाइज बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और रीजनल रूरल बैंक्स वगैरह के ऊपर भी अप्लाई होता है। सभी बैंकों को अपनी बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस मेंटेन करनी पड़ेगी एज पर द थर्ड शेड्यूल टू द एक्ट। एक्ट मतलब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट या कौन सा एक्ट, थर्ड शेड्यूल। हमारा तो थर्ड शेड्यूल कौन सा है, एक तो हमारा थर्ड शेड्यूल कंपनीज एक्ट का भी है, तो फिर थर्ड शेड्यूल कौन सा है, तो ध्यान रखना थर्ड शेड्यूल हमारा कौन सा है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के थर्ड शेड्यूल के मुताबिक आपको बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाना पड़ता है। ये जो आपके फॉर्मेट ऑफ द बैलेंस शीट होते हैं ना, ये बैंकिंग कंपनी और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं लगते, क्यों, क्योंकि इनके अलग फॉर्मेट होते हैं। तो बैंकिंग कंपनी का फॉर्मेट क्या है, जो कि थर्ड शेड्यूल में दिया हुआ है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के। ये पूरे पैरा का मतलब क्या है कि एमसीक्यू पर्पज से आ सकता है, ध्यान रखना। Form A of the third schedule of the Banking Regulation Act 1949 contains the forms of the balance sheet and Form B contains the form of the profit and loss account. अगेन बता रहा हूँ एमसीक्यू पर्पज से रेलेवेंट है, ध्यान रखना एमसीक्यू पर्पज से बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। तो पहली बात, सेक्शन 29 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट डील करता है कि फॉर्म एंड कंटेंट क्या होगा। फिर शेड्यूल थर्ड के अंदर फॉर्मेट दिया गया है। फिर शेड्यूल थर्ड के अंदर जो फॉर्म ए है वो बैलेंस शीट का फॉर्मेट देता है और जो फॉर्म बी है वो प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट देता है। और आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आएगा जी, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। कहता है जी ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। हाँ जी, तो क्या बैंकों का भी ऑडिट होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा, कौन ऑडिट करेगा, सेक्शन 30 कहता है द बैलेंस शीट एंड द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बैंकिंग कंपनी ऑडिट किया जाएगा। बैंकिंग कंपनी की बात कर रहे हैं, शैल बी ऑडिटेड बाय अ पर्सन क्वालिफाइड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स्ड बाय द ऑडिटर ऑफ द कंपनी। यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करेगा किसका, बैंकिंग कंपनी का। लो जी, वैसे बैंकों का ऑडिट कौन करता है, रिजर्व बैंक तो करता ही करता है। अगर आप बैंकिंग कंपनी है तो आपका ऑडिट वो ऑडिटर भी करेगा जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जिसकी चर्चा हम जानते हैं कि हर चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है ऑडिट। सॉरी, हर चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कि ऑडिटर के रूप में काम कर रहा है उनमें से किसी को आपको अपॉइंट करना पड़ेगा ऑडिट करने के लिए। अब सवाल उठा, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। हाँ जी, पहली बात, अगर मैं बैंकिंग कंपनी है मान लीजिए, तो ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कहाँ होगा, जनरल मीटिंग के अंदर होगा, जैसे सबका होता है वैसे ही एनुअल जनरल मीटिंग में होगा। अगली बात, नेशनलाइज बैंक के जो ऑडिटर हैं तो वो कैसे अपॉइंट किए जाते हैं, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। इलाहाबाद बैंक और ये वाला बैंक और फला मतलब जितने भी ये बैंक हैं आपके नेशनलाइज बैंक, इन सब के ऑडिटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। इन आइदर केस का मतलब है, चाहे बैंकिंग कंपनी की बात करूं या नेशनलाइज बैंक की बात करूं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की परमिशन किसी भी ऑडिटर के अपॉइंटमेंट से पहले बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद रीजनल रूरल बैंक्स के ऑडिटर कैसे अपॉइंट किए जाते हैं, बाय द बैंक कंसर्न विद द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसे गवर्नमेंट ऑडिट कहते हैं। ये बहुत ज्यादा गवर्नमेंट ऑडिट निकलते हैं और कई सीए फर्म्स इसमें अप्लाई करती हैं। अल्टीमेटली सीए फर्म्स ही ऑडिट करती हैं ये भी, बट उन्हें इम्पेनलमेंट करवाना होता है गवर्नमेंट ऑडिट के लिए, तब जाके उनका नंबर आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें ये ऑडिट अवार्ड किया जाता है। तो अगेन दोबारा बोलो जी, बैंकिंग कंपनी का ऑडिटर कौन होगा, एजीएम में डिसाइड होगा। जितने भी नेशनलाइज बैंक है उनका ऑडिटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेंगे। चाहे बैंकिंग कंपनी हो या नेशनलाइज बैंक हो, दोनों का ऑडिटर आरबीआई की कंसेंट होना जरूरी है। रीजनल रूरल बैंक का ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा, बैंक कंसर्न विद कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, विद अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। आगे बढ़ते हैं, रेम्युनरेशन ऑफ द ऑडिटर। हाँ जी, अगर तो देखो जी बैंकिंग कंपनी की मैं बात करूं तो बैंकिंग कंपनी का जो ऑडिटर है उसकी रेम्युनरेशन कैसे डिसाइड होती है, सेक्शन 142 लिखा हुआ है उसके बारे में। तो सेक्शन 142 कहता है कि जनरल मीटिंग में मेंबर जब उसे अपॉइंट करेंगे तो मेंबर अपॉइंट करते हुए उसकी रेम्युनरेशन भी डिसाइड करेंगे, तो वो तो वैसे होगी। दूसरी बात, रेम्युनरेशन अगर नेशनलाइज बैंक की मैं बात करूं तो नेशनलाइज बैंक की बात करूं या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करूं, तो कौन फिक्स करेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फिक्स करेगा इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। सिंपल है ये भी। और आगे बढ़े, चलिए फिर आते हैं पावर्स ऑफ द ऑडिटर।
पावर्स ऑफ द ऑडिटर, लो जी, हाँ जी। नॉर्मली ऑडिटर के पास कौन सी पावर होती है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह को एक्सेस करने की पावर होती है? यस। तो वही की वही पावर इनके पास भी है। द ऑडिटर ऑफ द बैंकिंग कंपनी हो, नेशनलाइज बैंक हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, रीजनल रूरल बैंक हो, बिल्कुल वही पावर रहती है जो कि किसी कंपनी के ऑडिटर के पास होती है विद रिगार्ड टू द एक्सेस ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट, वाउचर वगैरह। तो वो सारी पावर इसके पास रहती है। यस, सारी पावर इनके पास रहती है। और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आया एंगेजमेंट टीम की डिस्कशन, हम सारी कर चुके हैं और एडवांटेज ऑफ डिस्कशन भी कर चुके हैं। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर की बात भी कर चुके हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर का पैरा भी हम लोग कर चुके हैं। रेम्यूनरेशन की बात भी कर चुके हैं। और फिर ऑडिट रिपोर्ट स्पेशलाइज्ड स्पेशली फॉर द नेशनलाइज्ड बैंक ओनली। ओके, चलिए। तो चलिए जी, अगला हमारा टॉपिक है ऑडिट रिपोर्ट फॉर द नेशनलाइज्ड बैंक्स ओनली। हाँ जी, ये केवल नेशनलाइज्ड बैंक्स के केस में जो कुछ ऑडिट रिपोर्ट के अंदर जो स्पेसिफिक पॉइंट्स होंगे उसकी बात करता है। तो इन द केस ऑफ अ नेशनलाइज्ड बैंक, ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट ऑन, कौन कौन सी बातों पे ऑडिटर को रिपोर्ट स्पेसिफिकली करनी पड़ेगी? पहला, कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बैंक की वो क्या ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही। दूसरा, क्या वेदर और नॉट द ट्रांजैक्शन ऑफ द बैंक, जो भी ट्रांजैक्शन उसने चेक की है क्या वो सारी की सारी ट्रांजैक्शन जो है वो विद इन द पावर ऑफ द बैंक है कि नहीं है। तीसरी, इन चार बातों पर रिपोर्ट जरूर आएगी। पहला, ट्रू एंड फेयर व्यू। दूसरा, जो भी ट्रांजैक्शन हुई है वो विद इन द पावर ऑफ द बैंक है या नहीं है। तीसरा, वेदर और नॉट द रिटर्न रिसीव्ड फ्रॉम द ऑफिसेज और ब्रांच ऑफ द बैंक हैव बीन फाउंड एडिक्वेट फॉर द पर्पस ऑफ हिज ऑडिट, मतलब जो भी रिटर्न वगैरह रिसीव्ड हुई है बैंक की ब्रांचेस से या ऑफिसेज से वो एडिक्वेट है फॉर द पर्पस ऑफ हिज ऑडिट एंड नॉट, और एनी अदर मैटर व्हिच ही कंसीडर्ड शुड बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। कोई भी जो उसकी नजर में सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिस में लाया जाना जरूरी है। ये सारी चीजें ऑडिट रिपोर्ट का पार्ट होनी चाहिए। आगे, द रिपोर्ट ऑफ द ऑडिट ऑफ द ऑडिटर ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया is to be made to the central government and is almost identical to the auditor's report in case of a nationalized bank। तो भैया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट भी बिल्कुल ऐसे बनेगी। यस, तो कितनी चीजें आनी चाहिए? ले देकर चार चीजें आनी चाहिए। चारों चीजों को रिकॉल करोगे जरा, फटाफट रिकॉल करके देखना चार चीजें कौन कौन सी हैं। चार चीजें आनी चाहिए। पहला, ट्रू एंड फेयर व्यू है कि नहीं, सब कुछ पावर ऑफ द बैंक के अंदर है कि नहीं। फिर जो रिटर्न उसे रिसीव्ड हुई है वो एडिक्वेट है कि नहीं, और फिर वो मतलब वो चीजें जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिस में आनी चाहिए। तो ले देकर इन चारों चीजों को रिकॉल कैसे करोगे? लिखना, ट्रू पावर, ट्रू एंड फेयर व्यू, जो भी ट्रांजेक्शन हुई है वो विद इन द पावर ऑफ द बैंक है कि नहीं, इज टू रिटर्न रिटर्न वाला पॉइंट कि सब कुछ एडिक्वेट है कि नहीं। रिटर्न रिसीव्ड जो भी हुई है उसकी ब्रांचेस से या ऑफिसेस से वो एडिक्वेट है फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट के नहीं। तो ट्रू पावर इज टू रिटर्न द नोटिस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ये फोर्थ पॉइंट, नोटिस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ये फोर्थ पॉइंट हो गया आपका। ठीक हो गई इतनी बात, ध्यान रहेगा। चलिए हम आते हैं अगले पॉइंट के ऊपर जिसका नाम है फॉर्मेट ऑफ द रिपोर्ट। हाँ जी, अब ये फॉर्मेट ऑफ द रिपोर्ट मतलब हर रिपोर्ट के अंदर क्या क्या आता है। तो सबसे पहली रिपोर्ट हमारी हो रही है ऑडिट की, स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट, यानी कि जो मेन रिपोर्ट है ऑडिटर की उसे हम स्टैट्यूटरी ऑडिटर रिपोर्ट कह सकते हैं। तो स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट जो होगी किसी भी बैंक्स की, उसके अंदर क्या क्या आएगा? देखो जी, अब एक बात तो हो सकती है कि अगर बैंक जो है वो बैंकिंग कंपनी हो, तो बैंकिंग कंपनी हो तो सेक्शन 143 के अनुसार जो रिपोर्ट बनती है वो तो बनेगी। एक चीज का ध्यान रखना है, जो कैरो है वो बैंकिंग कंपनीज पे अप्लाई नहीं होता, चाहे कैरो 2016 या 2020 हो, वो कैरो बैंकिंग कंपनीज पे अप्लाई नहीं होता। दूसरी बात, बैंकिंग कंपनी होगी तो 143 का कंप्लायंस भी करना पड़ेगा। और तीसरी बात, जो भी ऑडिट रिपोर्ट होगी, स्टैट्यूटरी ऑडिटर कंपनी के लिए थोड़े ना होता है। स्टैट्यूटरी ऑडिट, भाई स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग की अगर मैं बात करूं तो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग केवल कंपनी के ऊपर लगते हैं? सबके ऊपर लगते हैं, क्योंकि ऑडिट तो सबका हो सकता है। तो जो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग का पालन किया है कि नहीं, ये जरूर बताना पड़ेगा ऑडिट रिपोर्ट के अंदर।
फिर स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट में एक खास चीज आएगी, वो आएगी ब्रांचेस के बारे में, वो ब्रांचेस जिनका ऑडिट नहीं हुआ। देखो जी, आईसीआईसीआई बैंक की 2400 से ऊपर ब्रांचेस हैं, तो आपको लगता है कि 2400 ब्रांचेस का ऑडिट होता होगा? नहीं। आईसीआईसीआई बैंक की जो रीजनल ब्रांचेस हैं वो मुश्किल से होंगी कितनी, 100। अब उन 100 ब्रांचेस का ऑडिट होता है, शायद उन 100 का भी ना होता हो, जोनल ब्रांचेस का होता हो 50 का। तो फिर उन 50 के बेसिस पे पूरे आईसीआईसीआई बैंक के बारे में आप ऑडिट रिपोर्ट इशू करते हो। तो वो जो अनऑडिटेड ब्रांचेस हैं, तो यानी कि ऑडिटर को इंश्योर करना पड़ेगा कि वो ब्रांचेस जहां पे वो नहीं गया, जहां वो ऑडिट करने के लिए नहीं गया, तो फिर ऑडिटर शैल इंश्योर दैट नॉट ओनली द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू नंबर ऑफ अनऑडिटेड ब्रांचेस इज गिवन, ये भी ऑडिट रिपोर्ट में देना पड़ेगा, बट क्वांटिफिकेशन ऑफ एडवांसेस, मतलब उन अनऑडिटेड ब्रांचेस ने कितना एडवांसेस, कितने लोन्स दिए हैं, वहां पर कितने डिपॉजिट हैं, उनकी इंटरेस्ट इनकम, उनके इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, सब कुछ ऑडिट रिपोर्ट का पार्ट होना चाहिए। यानी कि जिन ब्रांचेस के अंदर वो नहीं भी जा पाया, उनके अंदर भी उनकी इनकम, उनका एक्सपेंडिचर, उनके एडवांसेस, उनके डिपॉजिट्स, उन सब की डिटेल ऑडिट रिपोर्ट का पार्ट जरूर होनी चाहिए। ठीक है जी, तो ये हमारा हुआ स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट। फिर हम आते हैं अगली रिपोर्ट के अंदर। अगली रिपोर्ट जो ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं, LFAR। LFAR, पहली बात, ये रिपोर्ट कौन बनाएगा? सभी बैंक्स बनाएंगे, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो, चाहे वो फॉरेन बैंक्स की इंडियन ब्रांचेस हो, सब के सब ये वाली रिपोर्ट बनाएंगे ही बनाएंगे। अच्छा, ये रिपोर्ट कब तक सबमिट हो जानी चाहिए? 30 जून एवरी ईयर तक सबमिट हो जानी चाहिए। ओके, ये रिपोर्ट किसको सबमिट होती है? कहता है मैटर विच द बैंक रिक्वायर्ड देयर ऑडिटर टू डील विद इन द LFAR हैव बीन स्पेसिफाइड बाय द RBI। यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेसिफाइड किया हुआ है कि LFAR के अंदर क्या क्या आना चाहिए। LFAR कंपनी के मैनेजमेंट के पास जाती है ये रिपोर्ट बनके कि हाँ जी ये मतलब ये रिपोर्ट है, ये ऑडिटर के व्यू है तुम्हारे लिए। टू इंश्योर टाइमली सबमिशन ऑफ LFAR, प्रॉपर प्लानिंग फॉर द कंप्लीशन ऑफ द LFAR इज रिक्वायर्ड, क्योंकि बहुत बड़ा फॉर्मेट होता है। इवन दो LFAR की समरी देने की तो जरूरत नहीं है, बट फिर भी ऑडिटर चाहे तो समरी देना डिसाइड कर सकता है। यानी कि इवन दो समरी इज नॉट रिक्वायर्ड बट ही मे स्टिल डिसाइड टू ब्रिंग द समरी। अब पूरा पॉइंट जरा पढ़ के देखिएगा, क्या मैं कह सकता हूं LFAR सभी के सभी बैंकों में जरूरी है? यस। दूसरा, कौन से मैटर्स आएंगे? वो सभी मैटर्स आएंगे जो कि RBI ने प्रेस्क्राइब कर रखे हैं। तीसरा, कब तक सबमिट करनी है? 30 जून एवरी ईयर तक सबमिट करनी है। फिर टू इंश्योर द टाइमली सबमिशन ऑफ LFAR, क्या करना पड़ेगा? प्रॉपर प्लानिंग चाहिए फॉर कंप्लीशन ऑफ LFAR, क्योंकि बहुत डिटेल रिपोर्ट होती है। समरी देना कंपलसरी है, नहीं ऑप्शनल है। एक बात दोबारा सोच के देखो। पहली बात, विच बैंक्स, कौन कौन से बैंक्स पे LFAR एप्लीकेबल है? दूसरा, मैटर्स कौन कौन से आएंगे? तीसरा, डेट ऑफ सबमिशन क्या होगी? चौथा, कंटेंट क्या होगा? उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। और फिर समरी, क्या समरी देनी जरूरी है? लो जी, ये हो गया आपका LFAR के मैटर्स। आई होप क्लियर है, बढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, रिपोर्टिंग टू RBI। अब देखो जी, यहां पर ना दो स्टैंडर्ड्स यूज हुए हैं, एक ऐसे 250, एक ऐसे 240। ये और बात है कि मई 2024 से ये दोनों के दोनों स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग अब आपके सिलेबस में नहीं है। ऐसे 250 बात करता था जब RBI को रिपोर्ट होती थी, तो ऐसे 250 के अनुसार ना आपको बताना पड़ता था कि किसी भी बैंकिंग कंपनी के ऊपर जो भी कानून एप्लीकेबल हो रहे हैं, सेबी कंपनीज एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, फेमा, जितने कानून एप्लीकेबल हो रहे हैं उन सब का पालन हुआ है कि नहीं। उसके बाद ऐसे 240 जो कि फ्रॉड से रिलेटेड बात करता था। अब ये दोनों ऐसे आपके सिलेबस में नहीं है, बट इनका थोड़ा सा अंश यहाँ पर इस पॉइंट के अंदर है। जब RBI की रिपोर्टिंग की जाती है तो कहता है RBI इशूड अ सर्कुलर रिलेटिंग टू बैंक्स फ्रॉड एप्लीकेबल टू द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक एक्सक्लूडिंग द रीजनल रूरल बैंक। तो यानी कि रीजनल रूरल बैंक में ये देने की जरूरत नहीं है रिपोर्ट, बट बाकी बैंक्स में, कमर्शियल बैंक्स में देने की जरूरत है। यस। ऑडिटर शुड ऑल्सो कंसिडर द प्रोविजन ऑफ ऐसे 250, मतलब जितने भी कानून लग रहे हैं एप्लीकेबल उनके ऊपर रिपोर्ट। और ऐसे 240, द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट states that an auditor conducting an audit in accordance with the essay is responsible for obtaining the reasonable assurance। मतलब जो भी ऑडिटर
ऑडिट कंडक्ट हो रहा हो कर रहा होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू ऑब्टेन द रीजनेबल एश्योरेंस, एब्सोल्यूट तो दे ही नहीं सकता कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो फ्री है फ्रॉम द मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो कि फ्रॉड या एरर के कारण कंडक्ट की गई हो। यही तो इससे 200 का ऑब्जेक्टिव है ना, ओवरऑल ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट यही तो है, ठीक है ना। तो ऑडिटर को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि रीजनेबल एश्योरेंस देनी पड़ेगी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल इज फ्री फ्रॉम द मटेरियल मिसस्टेटमेंट, चाहे वो फ्रॉड या एरर की वजह से हो। तो ले देकर दोबारा रिकॉल कीजिएगा। पहला, रिपोर्टिंग टू आरबीआई क्या होगा, कहता आरबीआई ने सर्कुलर इशू किया हुआ है रिलेटिंग टू बैंक फ्रॉड एप्लीकेबल टू सभी के सभी शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स पे एप्लीकेबल है वो, और एक्सक्लूडिंग द रीजनल रूरल बैंक, ये जो आरबीआई का सर्कुलर है। उसके बाद कहता ऑडिटर को कंफर्म करना पड़ेगा कि ऐसे 250 मतलब जो जो कानून एप्लीकेबल हो रहे हैं बैंकिंग का ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे उनका कंप्लायंस हुआ है। ऑडिटर को ऐसे 240 का भी ध्यान रखना पड़ेगा, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू द फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये कहता है कि व्हाइल कंडक्टिंग द ऑडिट द ऑडिटर शैल मेक इंश्योर कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो उसके बारे में रीजनेबल एश्योरेंस देनी पड़ेगी कि इट इज फ्री फ्रॉम द मटेरियल मिसस्टेटमेंट, चाहे वो फ्रॉड या एरर की वजह से हो। ओवरऑल ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑडिट वाली बात कह रहा है। तो ये रिपोर्टिंग आरबीआई को जाएगी। उसके बाद अगली रिपोर्ट पे आते हैं, ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन द फ्रॉड अंडर द कंपनीज एक्ट। हाँ जी, जब मैं कंपनीज एक्ट में फ्रॉड की चर्चा करता हूं तो कंपनीज एक्ट में फ्रॉड की रिपोर्टिंग की बात कहां की गई है, सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 के अंदर की गई है। तो सबसेक्शन 12 ऑफ सेक्शन 143 कहता है रिपोर्टिंग करनी पड़ती है किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। अगर फ्रॉड का अमाउंट एक सर्टेन लिमिट से ऊपर है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करनी पड़ती है, और अगर नीचे है उससे लिमिट से तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट करनी पड़ती है, ठीक है जी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी रिपोर्टिंग करनी पड़ सकती है, यस। कब कब, जब जब फ्रॉड हुआ हो, जब जब फ्रॉड हुआ हो कंपनी में, कंपनी के द्वारा या कंपनी के ऑफिसर्स के द्वारा, तो ऑडिटर को ये रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को बना के देनी पड़ेगी विद इन सच टाइम एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। पूरा सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 नहीं लिखना, बस इतना लिखना है। इतनी बात भी क्लियर, और आगे बढ़ते हैं। फिर आता है कंडक्टिंग एन ऑडिट, स्टेजेस इन्वॉल्व। हाँ जी अब आप ऑडिट करने जा रहे हैं। अब ये पॉइंट कहता है कि कौन कौन से स्टेजेस इन्वॉल्व होंगी ऑडिट करते हुए, कौन कौन से स्टेजेस। चलिए देखना शुरू करते हैं कौन कौन से स्टेजेस इन्वॉल्व होंगी। ये जो पहला पॉइंट है ना, इनिशियल कंसिडरेशन बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर, इसमें अपने आप में सवाल आने के चांसेस हैं। ये इस पॉइंट के ऊपर अपने आप में सवाल आने के चांसेस हैं, ध्यान रखना। पहला, इनिशियल कंसिडरेशन बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर। सबसे पहला, डिक्लेरेशन ऑफ इंडेप्टनेस। भाई साहब आरबीआई की एडवाइस है कि जब भी बैंक किसी भी व्यक्ति को स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट करेंगे तो उससे एक डिक्लेरेशन लेंगे इंडेप्टनेस का कि वो इस बैंकिंग कंपनी को उसने कोई लोन वगैरह नहीं लिया हुआ है। तो आरबीआई हैज एडवाइज्ड द बैंक्स बिफोर द अपॉइंटिंग देयर स्टैट्यूटरी और ब्रांच ऑडिटर शुड ऑब्टेन अ डिक्लेरेशन ऑफ द इंडेप्टनेस, कोई लोन वगैरह नहीं लिया हुआ है। सेकंड, इंटरनल असाइनमेंट इन बैंक बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर। बैंक ने एक व्यक्ति को अपना इन्वेंट्री ऑडिट, अपना वैसे इंटरनल ऑडिटर के रूप में अपॉइंट किया है। किसी बैंक ने किसी फर्म को इंटरनल ऑडिटर के रूप में अपॉइंट किया, अब उसी को स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट करवा रहे हो, ये गलत है। तो अगर आपका बैंक ऑलरेडी आपका कोई इंटरनल असाइनमेंट हैंडल कर रहा है तो वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर हैंडल नहीं करेगा। तो आरबीआई डिसाइड दैट द ऑडिट फर्म शुड नॉट अंडरटेक द स्टैट्यूटरी ऑडिट असाइनमेंट व्हाइल दे आर एसोसिएटेड विद द इंटरनल असाइनमेंट। भाई सीधी सी बात है, भाई थ्रेट आ जाएगा, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट जन्म ले लेगा ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंस प्रभावित हो जाएगी। नेक्स्ट सी पॉइंट, प्लानिंग, ऐसे 300। हाँ जी, प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिक्वायर दैट ऑडिटर शैल अंडरटेक द फॉलोइंग एक्टिविटी प्रायर टू स्टार्ट एन इनिशियल ऑडिट। हाँ जी, ऑडिट स्टार्ट होने से पहले अगर ऐसे 300 याद हो तो ऑडिटर को क्या करना पड़ता था, प्री इंगेजमेंट एक्टिविटी के अंदर दो चीजें, पहला ऐसे 210 और ऐसे 220, याद है, बस वही लिखा है जो ऐसे 300 में आपने पढ़ा, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़िएगा, कम्युनिकेशन विद द प्रीवियस ऑडिटर, ये भी कई बार पढ़ चुके हैं। कम्युनिकेशन विद द प्रीवियस ऑडिटर का मतलब क्या है, देखो जी बहुत ही ऊंचे ऊंचे नियम बनाए हुए हैं सीए इंस्टीट्यूट ने, उन्हीं में से एक नियम कहता है कि जब भी आप ऑडिट एक्सेप्ट करते हो और आप नए ऑडिटर हो तो आपको पिछले ऑडिटर से पहले एनओसी लेना पड़ता है कि भैया मैं नया ऑडिटर इसका बनने जा रहा हूं, तो कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं, तो तुम कुछ कहना तो नहीं चाहते, तुम इस कंपनी के बारे में कुछ विचार रखना चाहते हो, तो यानी कि प्रीवियस ऑडिटर से उसका कम्युनिकेशन जरूर होना चाहिए, बिना इस कम्युनिकेशन के ऑडिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते आप। फिर टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट, लो जी टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट मतलब एक्सचेंज करनी पड़ेगी, ऐसे 210
कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चाहो तो अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, मगर ये जो हेडिंग है ये सलामत रखना बस। फिर इनिशियल एंगेजमेंट, इनिशियल एंगेजमेंट क्या होता है याद करो जी, ओपनिंग बैलेंसेस वगैरह को चेक करना पड़ेगा कि नहीं। अब आप ऑडिटर हो तो आप ये नहीं कह सकते ना कि वो प्रीवियस ऑडिटर ने चेक किए होंगे, मैं क्यों करूं, नहीं, ऐसे 510 के अंदर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये भाई ये सारे ऐसे हैं जो आप कर चुके हो, बोलो ना हाँ। तो ऑडिटर नीड टू परफॉर्म द इनिशियल द ऑडिट प्रोसीजर एज मेंशन इन ऐसे 510 के अंदर जो भी ऑडिट प्रोसीजर है वो परफॉर्म करने पड़ेंगे। फिर इस्टेब्लिश करनी पड़ेंगे एंगेजमेंट टीम। एंगेजमेंट टीम का मतलब वो टीम जो कि ऑडिट करने जा रही है, इंक्लूडिंग द एंगेजमेंट पार्टनर प्लस अगर एक्सपर्ट भी आ जाए तो फिर एंगेजमेंट टीम डिपेंड करेगी किस पे, साइज, नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बैंक्स ऑपरेशन पे डिपेंड करेगी। आई होप कोई नई चीज नहीं है, पढ़ चुके हो ऑलरेडी। नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग द बैंक एंड इट्स एनवायरमेंट। जैसे ही मैं कहूं कि बैंक और उसके एनवायरमेंट को समझना होगा तो कौन सा एसए लग रहा होगा, एसए 315, एसए 315 लगेगा, जिसके अंतर्गत आप बैंक की अंडरस्टैंडिंग, उसके एनवायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग, इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग करेंगे। क्या लग रहा है कि कोई नया पॉइंट आपने इसमें पढ़ लिया? नहीं, केवल पहला पॉइंट होगा इन डिक्लेरेशन ऑफ इनडेप्टनेस, बाकी तो सारे इजी हैं, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ सकते हैं। चलो जी आगे बढ़ते हैं। कहता है आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ द मटेरियल मिसस्टेटमेंट। हाँ जी भाई, ये तो आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ द मटेरियल मिसस्टेटमेंट, हालांकि अब ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ पॉइंट आने की अपने आप में संभावना कम है। वो जो फर्स्ट पॉइंट है ना, जिसका हेडिंग क्या है, ऑडिट को शुरू करते हुए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना, इनिशियल कंसिडरेशन बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर व्हाइल कंडक्टिंग द बैंक ऑडिट, ये फर्स्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। सारा हेडिंग आ जाए कंडक्टिंग एन ऑडिट, कौन कौन से स्टेजेस इन्वॉल्व है, इसके चांसेस मुझे बहुत ही कम लग रहे हैं। बट फिर भी अगर आ जाए तो 7-8 पॉइंट लिख देना, क्योंकि जब भी आएगा वो 6-7 नंबर से कम तो आएगा नहीं। अगर ऐसा आ जाता है तो आपके पास बहुत सारे पॉइंट है, उनमें से कोई भी 6-7 पॉइंट पेलने हैं आपको पकड़ के वहां पर। बट फिलहाल मुझे इसके चांसेस ज्यादा लग रहे हैं, ये फर्स्ट पॉइंट के चांसेस बहुत ज्यादा हैं फिलहाल। और आगे बढ़ते हैं, पहला पॉइंट हो गया, उसके बाद सेकंड पॉइंट पे आते हैं, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ द मटेरियल मिसस्टेटमेंट। कौन सा कहता है, ऐसे 315 बात नहीं करता। ऐसे 315 क्या कहता है, कहता है जी ऑडिटर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन कौन से रिस्क इन्वॉल्व हैं मटेरियल मिसस्टेटमेंट से रिलेटेड, चाहे वो ओवरऑल लेवल पे हो या फिर एजर्शन लेवल पे हो। तो चाहे एजर्शन लेवल की बात करूं या फिर ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल की बात करूं, ये रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कहां पर हो सकते हैं, अकाउंट बैलेंसेस में भी हो सकते हैं, डिस्क्लोजर में भी हो सकते हैं, क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन में भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ऑडिटर को आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे एंड असेस करने पड़ेंगे द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और एट द एजर्शन लेवल, कहां पर हो सकते हैं, फॉर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, फॉर अकाउंट बैलेंसेस और फॉर डिस्क्लोजर से रिलेटेड हो सकते हैं, ताकि वो to provide a basis for designing and performing the further audit procedure। भाई पहले रैप करेगा तभी तो फैप करेगा, तो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर से पहले उसे ये देखना पड़ेगा ना कि कौन कौन से रिस्क इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। तो ये रैप की बात कर रहा है। नेक्स्ट थर्ड, अंडरस्टैंडिंग द बैंक्स अकाउंटिंग प्रोसेस। हाँ जी आपको बैंक की अकाउंटिंग प्रोसेस को भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। किस लिए अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ताकि ये पता लगा सको कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, चाहे वो फ्रॉड की जगह हो या एरर की वजह से हो, वो कहां कहां हो सकता है, ताकि उसके बेसिस पर ही आप फर्दर ऑडिट प्रोसीजर डिसाइड करोगे। तो अगेन आपको बैंक की अकाउंटिंग प्रोसेस का भी ध्यान रखना पड़ेगा, उसकी नॉलेज भी आपको करनी पड़ेगी, ठीक है जी। इंगेजमेंट टीम का डिस्कशन, इंगेजमेंट टीम किस लिए डिस्कशन करेगी, अभी हमने पहले भी डिस्कशन किया, एंगेजमेंट टीम के डिस्कशन पहले भी हम लोगों ने की है, मोरलेस वही उसी में से पॉइंट उठा के लिखने हैं और क्या। तो एंगेजमेंट टीम किस लिए डिस्कशन करेगी, बैंक्स के एनवायरनमेंट के बारे में डिस्कशन होगी, इंटरनल कंट्रोल के बारे में डिस्कशन होगी, और कौन कौन से रिस्क इन्वॉल्व हो सकते हैं, पोटेंशियल रिस्क फॉर द मटेरियल मिसस्टेटमेंट, इस बारे में डिस्कशन होगी एंगेजमेंट टीम की। ओके अगेन कह रहा हूं फर्स्ट पॉइंट सबसे ज्यादा रेलेवेंट है, उसके ऊपर सबसे ज्यादा सवाल आने के चांसेस है, इनमें से सवाल आने के चांसेस है नहीं। फिर पांचवा पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। ये पॉइंट है जिसपे एक और चांस बनता है शायद, मतलब ये फर्स्ट पॉइंट से कम रेलेवेंट है, मगर फिर भी इस पॉइंट के ऊपर भी सवाल बन सकता है कि अंडरस्टैंडिंग द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस ऑफ द बैंक, ये कैसे किया जाता है, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस ऑफ द बैंक कैसे अंडरस्टैंड की जाती है। चलिए ये समझना शुरू करते हैं। ये कोड पहले आ गया, रुको,
लास्ट फिफ्थ पॉइंट कहता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। मैंने कहा जी इस पे अपने आप में सवाल बन सकता है, ध्यान रखना। अंडरस्टैंडिंग द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस व्हाइल कंडक्टिंग एन ऑडिट ऑफ द बैंक। कहता है इन इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम इन द बैंक जनरली रिक्वायर्स द फॉलोइंग। इन इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम इन द बैंक जनरली रिक्वायर द फॉलोइंग। अब सबसे पहली बात, बैंकों को रिस्क क्या हो सकते हैं? क्यों बैंकों को रिस्क नहीं हो सकते? हमारे बैंकों के ऊपर खतरे नहीं आते। यस बैंक के ऊपर खतरा नहीं आया था, पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर खतरा नहीं आया था जब इतना ज्यादा लोन दे रखे थे और एनपीए हो गए थे। सबसे बड़ा खतरा क्या है बैंकों के ऊपर? एनपीएस का, कि जो उन्होंने लोन दिए वो कहीं डूब ना जाए। तो सबसे बड़ा खतरा यही है। तो फिर तो इसके लिए क्या कहता है? कहता है रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए ना बैंक, जो रिक्वायर करता है द फॉलोइंग, जो कुछ चीजें रिक्वायर करता है। क्या चीजें रिक्वायर करता है? हेडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ABCDE 5 पॉइंट है, ये पांचों हेडिंग्स इंपॉर्टेंट है। अब इसके लिए एक छोटा सा कोड है, ध्यान रखना। TCWG की ओवरसाइट, ओवरसाइट समझते हो ना, कि ऊपर से नीचे ध्यान देना, सारा काम ठीक चल रहा है कि नहीं, ऊपर से खड़े होकर हर चीज को देखते रहना, दिस इज कॉल्ड ओवरसाइट। तो TCWG की अगर ओवरसाइट एंड इन्वॉल्वमेंट होगी तो फिर रिस्क आइडेंटिफाई एंड मेजर भी हो जाएगा। दोबारा बोलो मेरे साथ, अगर TCWG की ओवरसाइट एंड इन्वॉल्वमेंट होगी तो रिस्क आइडेंटिफाई भी हो जाएगा एंड मेजर भी हो जाएगा। फिर उसके बाद कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग एक्टिविटीज के द्वारा आप रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम तैयार कर लीजिएगा। अब पूरा सेंटेंस बोलो, अगर TCWG की ओवरसाइट एंड इन्वॉल्वमेंट होगी तो रिस्क आइडेंटिफाई भी हो जाएगा एंड मेजर भी हो जाएगा। फिर उसके बाद कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग एक्टिविटी के द्वारा आप एक रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम तैयार कर लीजिएगा। बस ये वाक्य ध्यान रहेगा, ये सेंटेंस ध्यान रहेगा, आपका काम हो गया। कैसे? TCWG की ओवरसाइट एंड इन्वॉल्वमेंट होगी। लो जी, ओवरसाइट एंड इन्वॉल्वमेंट इन द कंट्रोल प्रोसेस बाय द TCWG। क्या कहता है? कहता है TCWG अप्रूव करेगा, शुड अप्रूव द रिटन रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी। ये कीवर्ड्स हैं, ध्यान रखना। TCWG एक रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी को अप्रूव करेगा। अब पॉलिसी के अंदर क्या क्या आएगा? अब हालांकि इतना भी कर लिया आपने तो भी बहुत है, मगर पॉलिसी के अंदर क्या क्या आएगा? रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी में क्या क्या आएगा? बैंक को रिस्क कहां कहां से हो सकता है, बैंक के ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, ये दो चार ग्लोबल बातें लिखनी है। द पॉलिसी शुड बी कंसिस्टेंट विद द बैंक्स बिजनेस, बैंक्स ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटजीज। ये पॉलिसी उन्हीं के मुताबिक होनी चाहिए। बैंक्स की कैपिटल कितनी रहनी चाहिए, मैनेजमेंट की एक्सपर्टाइज, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट जो बैंक के ऊपर एप्लीकेबल होती हैं, एंड द टाइप्स एंड अमाउंट ऑफ रिस्क इट रिगार्ड एज एक्सेप्टेबल। ये बड़ा कीवर्ड है, ध्यान रखना। द टाइप्स एंड अमाउंट ऑफ रिस्क जो कि एक्सेप्टेबल है, ये रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी में लिखा जाएगा। तो रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी में क्या क्या आएगा? बैंक्स के ऑब्जेक्ट क्या हैं, कैपिटल एडिक्वेसी मतलब बैंक की कैपिटल कितनी रहनी चाहिए लोन वगैरह के रेशो में, मतलब डेट इक्विटी के लिए बात कर रहा है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कैपिटल स्ट्रेंथ क्या है, टाइप्स एंड अमाउंट ऑफ द रिस्क जो कि एक्सेप्टेबल माना जाएगा, और डिफरेंट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। दो चार में से एक दो तो याद कर लोगे ना, तो फिर बस काफी है। फिर उसके बाद मैनेजमेंट की ओवरसाइट एंड इन्वॉल्वमेंट हो गया। उसके बाद अब आप आइडेंटिफाई कर सकते हो एंड मेजर कर सकते हो रिस्क को। आइए, क्या सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? कहता है जी, सेकेंड पॉइंट कहता है कि वो रिस्क आपको बताने हैं जो कि बैंक के गोल को प्रभावित कर सकते हैं। रिस्क डेट कुड सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट द अचीवमेंट ऑफ द बैंक्स गोल शुड बी आइडेंटिफाइड। ये कीवर्ड्स है, ध्यान रखना। बस इतना काफी, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। रिस्क जो कि सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट कर सकते हैं द अचीवमेंट ऑफ द बैंक्स गोल शुड बी आइडेंटिफाइड। इतनी बात क्लियर हो गई। थर्ड पॉइंट, कंट्रोल एक्टिविटीज। क्या कंट्रोल एक्टिविटीज हम पहले नहीं कर चुके? अभी तो किया थोड़ी देर पहले। कंट्रोल एक्टिविटीज में क्या क्या आता है? कंट्रोल एक्टिविटीज में आएगा सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। कंट्रोल एक्टिविटीज में आएगा कहां गया सेटिंग अप ऑफ लिमिट। कंट्रोल एक्टिविटीज में आएगा रिपोर्टिंग एंड एक्सेप्शंस ऑफ द ट्रांजैक्शन, रिपोर्टिंग एंड अप्रूवल ऑफ द एक्सेप्शंस। समझ आया? फिर वेरिफिकेशन एंड अप्रूवल ऑफ द ट्रांजैक्शंस। ये सब कंट्रोल एक्टिविटी का पार्ट है, ऑलरेडी कर चुके हो।
और नीचे आइएगा मॉनिटरिंग एक्टिविटी। मॉनिटरिंग एक्टिविटी का मतलब इन सब का ध्यान रखना कि हाँ जी ये सब फंक्शन सही चल रहे हैं या नहीं। रिस्क मैनेजमेंट मॉडल्स, मेथोलॉजी एंड assumption used to measure and mitigate the risk should be regularly assessed and updated। मतलब जो भी आपने रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी अपनाई है, हम इस सेक्टर में IL&FS क्यों डूबा, इंडियन लीजिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर क्यों डूबा, क्योंकि उसकी रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी की धज्जियां उड़ गई थी। कैसे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है कि आप रियल एस्टेट में अपनी कैपिटल का 5% से ज्यादा नहीं देंगे। इन्होंने 30% से ऊपर फंडिंग रियल एस्टेट में कर दी थी। रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी बनाई थी मगर कागजों में थी, कोई उसका पालन नहीं कर रहा था ना, ऑडिटर ने चेक किया तो धज्जिया उड़ गई। AAA रेटेड कंपनी, धज्जिया उड़ गई पूरी की पूरी। तो फिर मॉनिटरिंग एक्टिविटी कहती है कि जो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम आपने बनाया है, जो पॉलिसी आपने बनाई है, जो कि किस लिए जरूरी है, किस लिए बनाई गई है, यूज टू मेजर एंड मिटिगेट द रिस्क। जो रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी है, रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी का मतलब होता है कि जो हमारा रिस्क अराइज हो रहा है उसको हम किस तरीके से मिटिगेट करेंगे। तो जो रिस्क मैनेजमेंट मॉडल या मेथोलॉजी या फिर assumptions जो आपने बनाई हैं मिटिगेट करने के लिए, किसके रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, उनको रेगुलरली असेस एंड अपडेट किया जाएगा। इस ये काम के लिए एक इंडिपेंडेंट रिस्क मैनेजमेंट यूनिट बनाई जा सकती है। ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट को समझना कि रिस्क मैनेजमेंट जो आपने पॉलिसीज बनाई है, जो मेथोलॉजी बनाई है, जो आपने पॉलिसीज बनाई है, जो मेथोलॉजी बनाई है, जो एजम्पशन बनाई है, उन सभी को रेगुलरली असेस किया जाएगा और ये काम एक रेगुलर, एक इंडिपेंडेंट रिस्क मैनेजमेंट यूनिट के द्वारा किया जाएगा। मॉनिटरिंग की बात हो रही है। और लास्ट पॉइंट, रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम तैयार किया जाएगा। इंफॉर्मेशन सिस्टम जो कि TCWG को और ये मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। तो कहता है बैंक रिक्वायर द रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो कि एडिक्वेट, हर तरीके के इंफॉर्मेशन, ना केवल फाइनेंशियल, ना केवल ऑपरेशनल, बल्कि कंप्लायंस से रिलेटेड भी टाइमली बेसिस पर TCWG को प्रोवाइड करेगा। तो कहता है TCWG को चाहिए कि वो इस तरीके का रिस्क मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम तैयार करे जो कि समझने में भी आसान हो और इनेबल देम टू असेस द चेंजिंग नेचर ऑफ द बैंक्स रिस्क प्रोफाइल। जैसे जैसे उसमें चेंजेस करने हो वो आसानी से किए जा सके। आप केवल इतना ध्यान रखना, TCWG को चाहिए कि रिस्क मैनेजमेंट ऐसा हो जो कि इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। बस इतना ध्यान रखना, इससे ज्यादा वाली लाइन आपको मुश्किल हो जाएगी याद करने में। सिंपल सा कॉन्सेप्ट इतना ध्यान रखना कि बैंक रिक्वायर द रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो कि ना केवल फाइनेंशियल बल्कि ऑपरेशनल बल्कि कंप्लायंस रिलेटेड जानकारी भी कंसिस्टेंट बेसिस पे देता रहे। TCWG को चाहिए कि वो ऐसा रिस्क मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम तैयार करें जो कि इजीली अंडरस्टूड हो, आसानी से जिसे समझा जा सके। तो ये हमारा पूरे का पूरा ऑडिट करते हुए ध्यान रखना है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस है बाय द ऑडिटर। फिर उसके बाद एस्टेब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। देखो जी, अगर मैंने कहा ना, अगर ये पूरा पॉइंट आता है तो आपने कोई 4, 5, 6 पॉइंट लिखने हैं। और वैसे जो सबसे ज्यादा चांसेस है वो रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी की और जो इनिशियल ऑडिट कंसिडरेशन है उससे रिलेटेड ही है। बाकी तो कोई भी 4-5 पॉइंट ध्यान रख लेना, बाकी सब रेलेवेंट है नहीं ज्यादा। एस्टेब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी SC 300 प्लानिंग ऑफ द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या इसके बारे में बताने की जरूरत है? कुछ भी जरूरत नहीं है। ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर शुड एस्टैब्लिश, क्या करेगा, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी तैयार करेगा प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द ऑडिट। जो SC 300 पढ़ चुके हैं उनके लिए क्या चीज है, कुछ भी नहीं है ये चीज। आगे डेवलप द ऑडिट प्लान, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी तैयार हो गई है, उसके बाद ही तो प्लान तैयार होता है। तो फिर SC 300 deal with the auditor responsibility to plan an audit of the financial statement. It requires the involvement of all key members of the engagement team while planning an audit. SC 300 के अंदर पढ़ चुके हैं, कोई नई लाइन नहीं है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम। ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम मतलब वो जो पूरा ओवरऑल ऑडिट प्लान बनाया है। देखो जी, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी से ऑडिट प्लान बनता है। ऑडिट प्लान की समरी की बात कर रहा है ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम के अंदर। 1 या 2 नंबर में अगर पूछना चाहे तो ये पूछ सकता है और MCQ पर्पस से भी ये पूछ सकता है। ध्यान रखना ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम के बारे में। कहता है ऑडिटर क्या करेगा, समराइज करेगा पूरे का पूरा ऑडिट प्लान बाय प्रिपेयरिंग द ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम। किस लिए? ये समरी करके होगा क्या, ऑडिटर को मिलेगा क्या? हाँ जी, इस ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम के अंदर क्या लिखा जाएगा,
स्कोप एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स, जो कि ऑडिट परफॉर्म करने जा रहा है। अगर आपको याद हो कि ऑडिट स्ट्रेटेजी में क्या आता है, स्कोप, टाइमिंग एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑडिट। ऑडिट प्लान में क्या आता है, ऑडिट प्लान में आता है डिफरेंट ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म लाइक रैप, लाइक फैप, लाइक अदर ऑडिट प्रोसीजर। ये सब ऑडिट किस में आते हैं, प्लान में आते हैं। तो हम ऑडिट प्लान का ही मेमोरेंडम तैयार कर रहे हैं। तो इसके अंदर क्या आएगा, एक्सपेक्टेड स्कोप एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म्ड बाय द ऑडिटर। और दूसरा, सिग्निफिकेंट इश्यूज एंड रिस्क आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट एक्टिविटीज। सिग्निफिकेंट इश्यूज एंड रिस्क जो कि आइडेंटिफाई होते हैं ड्यूरिंग द प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट एक्टिविटीज। जब कर रहे होगे आप बैंक की प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट एक्टिविटीज, तो कौन कौन से रिस्क आपको लग रहे हैं कि खतरनाक हो सकते हैं इस बैंक के केस में। तो फिर मेमोरेंडम के अंदर क्या क्या आएगा, ऑडिट प्लान मेमोरेंडम के अंदर ये दो चीजें। पहली चीज, कौन कौन से प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ सकते हैं, और दूसरा, कौन कौन से रिस्क, सिग्निफिकेंट रिस्क ऐसे हैं जो कि आइडेंटिफाई किए गए हैं, आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग देयर प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। ठीक है, ताकि उनको बेसिस पे ही अब प्रोसीजर परफॉर्म किए जाएंगे ना। नेक्स्ट पॉइंट, डिटरमाइन द ऑडिट मटेरियलिटी। हाँ जी, मटेरियलिटी डिसाइड किया जाएगा। मटेरियलिटी का लेवल आप ऐसे 320 का रेफरेंस दे सकते हो अपने आप। उसके बाद कंसीडर द गोइंग कंसर्न एजम्पशन को कंसीडर किया जाएगा। ये आगे वाली लैंग्वेज रटने की जरूरत नहीं है, ये लिखने के आपके पास है। ऐसे 570 का रेफरेंस दे सकते हो कि ऑडिटर शुड कंसीडर द गोइंग कंसर्न एजम्पशन एंड मतलब लैंग्वेज भी वही ऐसे 570 की है, ध्यान रखना। ऑडिटर कंसीडर करेगा कि वो कौन से इवेंट है, कंडीशन है विच में कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द बैंक्स एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। ऐसे 570 की लैंग्वेज है, घबराने की जरूरत नहीं है। फिर ऐसे 315 के अंदर आपने रिस्क को आइडेंटिफाई कर दिया, अब रिस्क के खिलाफ आप एक्शन लोगे। ऐसे 330 के अंदर आप ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे। इट रिक्वायर द ऑडिटर टू डिजाइन एंड इंप्लीमेंट द ओवरऑल रिस्पॉन्स। जो आपने रिस्क आइडेंटिफाई किया है उनके खिलाफ रिस्पॉन्सेस को आप डिजाइन करोगे एंड इंप्लीमेंट करोगे। ठीक हो गई इतनी बात। फिर उसके बाद अब ये सारे पॉइंट याद करने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। 11 पॉइंट तो बिल्कुल ही छोड़ देना है, इससे 240 क्योंकि अब नहीं है सिलेबस में, है ही नहीं, तो इससे मजे लेने की जरूरत नहीं है जिंदगी में अपनी। और आगे बढ़ते हैं, एसेस द स्पेसिफिक रिस्क, ये भी छोड़ सकते हो, कोई जरूरत नहीं है। रिस्क एसोसिएटेड विद द आउटसोर्सिंग एक्टिविटीज। एक बार पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो, वैसे बहुत सारे आपके पास पॉइंट ऑलरेडी हो चुके हैं अगर ये कभी आता है, क्योंकि इन पे इंडिविजुअल सवाल नहीं बन सकता ना, एमसीक्यू बनने की संभावना है इनके ऊपर। स्ट्रेस टेस्टिंग एक बार बस ये गो थ्रू कर लेना। स्ट्रेस टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग क्या होता है कि जितने सॉफ्टवेयर बैंक में काम कर रहे हैं ना, उन सब सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग करना इज कॉल्ड स्ट्रेस टेस्टिंग। तो जो जो सॉफ्टवेयर बैंक के अंदर आपने लगाए हुए हैं उन सभी सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग इज कॉल्ड एज स्ट्रेस टेस्टिंग। डेफिनेशन विकिपीडिया से उठाई गई है, सीए इंस्टीट्यूट के द्वारा भी। तो स्ट्रेस टेस्टिंग क्या है, वो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक्टिविटी है डिटरमाइन द रोबस्टनेस, वर्ड क्या है, डिटरमाइन द रोबस्टनेस ऑफ द सॉफ्टवेयर, ये कीवर्ड है। रोबस्टनेस ऑफ द सॉफ्टवेयर जो एक्टिविटी होती है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस टेस्टिंग। स्ट्रेस टेस्टिंग क्या होती है, इज पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर मिशन क्रिटिकल सॉफ्टवेयर बट इज यूज फॉर ऑल टाइप ऑफ द सॉफ्टवेयर। मतलब केवल क्रिटिकल सॉफ्टवेयर के लिए नहीं बल्कि सभी सॉफ्टवेयर के लिए की जाती है। ये एमसीक्यू पर्पस से पूछा जा सकता है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक्टिविटी विच डिटरमाइन द रोबस्टनेस ऑफ द सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड एज स्ट्रेस टेस्टिंग। एमसीक्यू पर्पस से रेलेवेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बेजल 2, बेजल 3 फ्रेमवर्क। बेजल 3 फ्रेमवर्क क्या है, ये रेलेवेंट नहीं है खैर आपके लिए ये भी। और जब वो होते थे ना राइट रॉन्ग आते थे ना, तो उस टाइम ये रेलेवेंट हो सकते थे कि इनके ऊपर कोई राइट रॉन्ग पूछा जा सके। बट आज की डेट में जब डिस्क्रिप्टिव या फिर एमसीक्यूज आएंगे तो ये उसमें रेलेवेंट, उसमें फिट नहीं बैठता कहीं भी। तो बेजल कमिटी क्या है, बेजल कमिटी ये है कि देखो जी, जब अमेरिका में सब प्राइम इशू आया था, अमेरिका ना एग्रेसिव लेंडिंग करता था सब प्राइम इशू से पहले, 2008 से पहले। एग्रेसिव लेंडिंग क्या होती थी कि क्रेडिट कार्ड पे लोन दिए थे, क्रेडिट कार्ड बांटे जाते थे लोगों को, फिर उनकी क्रेडिट लिमिट, अंधी क्रेडिट लिमिट बना के रखते थे। फिर
आपके मान लीजिए 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो 10 करोड़ की प्रॉपर्टी के लिए इंडिया में तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है कि प्रॉपर्टी 10 करोड़ की है तो 5-6 करोड़ से ऊपर लोन मत देना। बट वो 10 करोड़ की प्रॉपर्टी पे 10-10 करोड़ के लोन देते थे, इनफैक्ट 12-12 करोड़ तक के लोन चले जाते थे अमेरिका में। तो अब प्रॉपर्टी की डिमांड हुई कम, जब प्रॉपर्टी की डिमांड कम हो गई तो प्राइसेस गिरे। 10 करोड़ की प्रॉपर्टी के लिए अगर आपने 10 करोड़ का लोन दे रखा था तो प्रॉपर्टी की कीमत गिर के 7 करोड़ हो गई और आपका 10 करोड़ का लोन था। अब हुआ क्या, इम्पैक्ट क्या हुआ कि जब मतलब ओवरऑल डिमांड कम होने लगी वहां पर, जब डिमांड कम होने लगी क्योंकि इन्फ्लेशन का भी बढ़ गया था, डिमांड कम होने लगी, तो इसका प्रभाव क्या आने लगा कि लोगों की परचेजिंग पावर खत्म हो गई। अब चाहे मकान हो या बाकी चीजें हो, उन सब पे प्रभाव आने लगा, लोगों की जॉब जाने लगी, जॉब जाने लगी, लोग डिफॉल्ट करने लगे, लोग डिफॉल्ट करने लगे। बैंकों ने कहा जी तुम्हारा मकान लोन पे, हम मकान बेचते, मकान बेच के बैंकों को रिकवर नहीं हो रहा था। अब बैंकों को रिकवर नहीं हो रहा था तो बैंक भी डूबने लग गए। बड़े बड़े बैंक जैसे लीमन ब्रदर्स, सिटी बैंक, एबीएन एमरो, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड एंड एमएक्स, ये सब डूब रहे थे। तो अब हुआ क्या, इसको देखते हुए फेडरल बैंक ने यूएस के बेसल नॉर्म्स अपनाए, मतलब कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म अपनाए, जिसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट्स रखी गई कि आज के बाद हर लोन को देते हुए कुछ ना कुछ मार्जिन जरूर रखोगे। हमारा आरबीआई तो कब से लेके चल रहा था, तुम ज्यादा चौधरी बन रहे थे। तो ये इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं जहां पर कैपिटल एडिक्वेसी की बात की जाती है कि हर बैंक अगर लोन दे रहा है तो उसकी डेट इक्विटी रेशियो इतनी जरूर होनी चाहिए, उसकी खुद की कैपिटल इतनी जरूर होनी चाहिए। भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन नॉर्म्स को बड़ा स्ट्रिक्टली एडहेयर करवाता है, जिसकी वजह से हमारे देश के बैंकिंग सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, इवन स्ट्रॉन्गर देन अमेरिका है, जो कि बेशक नजर ना आए टॉप 100 में, बेशक हमारे बैंक नजर ना आए, बट हमारे बैंक डूबते नहीं है। अमेरिका के बैंक फिर भी हवा में तैरते हैं कई बार। The Basel Committee on the Banking Supervision and the Financial Stability Board has undertaken an extensive review of the regulatory framework in the wake of subprime issue जो अमेरिका में 2008 में हुआ था। In the document titled Basel III, a global regulatory framework for more resilient banks and banking system released by the BCBs in 2010, it has inter alia मतलब बहुत सारी चीजें बताई, उनमें से important चीज क्या है, the proposed certain minimum set of criteria for inclusion of instrument in the new definition of the regulatory capital, कि banks की capital में क्या क्या include होगा ये बताया गया। The set of agreement by the BCBs which mainly focus on the risk to bank in the financial system are called Basel Accords। ले देकर केवल एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो भी MCQ के लिए, वो ये है, the set of agreement by the BCBs banking Basel Committee on the Banking Supervisions which mainly focus on the risk to the bank and the financial system are called as Basel Accord। but MCQ पर्पस से रेलेवेंट है, बस इतना बात ध्यान रख लेना, ठीक है, और कुछ भी रेलेवेंट नहीं है। फिर ऑडिट करते हुए कुछ और बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा, वो क्या, ऑडिटर शुड टेक इनटू कंसिडरेशन द एडवर्स कमेंट, अगर कुछ आए हैं, बहुत सारी रिपोर्ट बैंकों के केस में बनती रहती है, तो फिर कौन कौन सी रिपोर्ट बनती रहती हैं, आरबीआई की ऑडिट रिपोर्ट, पिछले साल जो ऑडिटर हुआ होगा उसकी रिपोर्ट, फिर बैंक का जो इंटरनल या फिर कंकरेंट ऑडिट चलता रहता है उसकी रिपोर्ट, कंकरेंट मतलब जो पूरे साल ऑडिट चलता रहता है, फिर कोई रिपोर्ट ऑन द वेरिफिकेशन ऑफ द सिक्योरिटी, मतलब जो बैंकों ने लोन दिए हैं उनके अगेंस्ट सिक्योरिटी है भी या हवा में ही है, फिर एनी अदर इंटरनल रिपोर्ट स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द पार्टिकुलर अकाउंट। तो ये सारी चीजें ऑडिटर कंसीडर करेगा ऑडिट करने से पहले। कौन कौन सी, पिछले साल की ऑडिटर की रिपोर्ट, फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इंस्पेक्शन रिपोर्ट, फिर उसके बाद कंकरेंट या इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट, कोई और एडवर्स रिपोर्ट हो जो कि किसी पार्टिकुलर अकाउंट के बारे में हो, और फिर रिपोर्ट ऑन द वेरिफिकेशन ऑफ द सिक्योरिटी भी होती रहती है, जहां पर सिक्योरिटीज का, बड़े बड़े जो लोन होते हैं ना उनकी सिक्योरिटीज का वैल्यूएशन करता रहता है बैंक कि हाँ जी इनकी वैल्यू क्या है, तो ये रिपोर्ट्स भी कंसीडर की जाएंगी। रिव्यू ऑफ द अदर रिपोर्ट्स बाय द बैंक ऑडिटर, ये रेलेवेंट है, ये पॉइंट को भी मैं रेलेवेंट मार्क कर रहा हूँ, ये पॉइंट भी जरूर कर लेना कि कौन कौन सी रिपोर्ट्स को ऑडिटर कंसीडर करेगा। लिखना नहीं है, एक्सप्लेनेशन नहीं लिखना, बस इतना काफी है इनके बारे में। आगे बढ़ते हैं, लो जी, अब हमारा टॉपिक आता है अगला, एडवांसेस वगैरह से रिलेटेड। ये टॉपिक मैं अगली रिवीजन क्लास के अंदर खत्म करूंगा, तो पहली आज की क्लास हम बैंक ऑडिट की यहाँ पर खत्म करते हैं और अगली क्लास के अंदर ये टॉपिक अब खत्म हो जाएगा, ठीक है जी। तो धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।